नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKB और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियर जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों हैं कहाँ, नेशन नाउ पर। और नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। So Pradeep ji, the conflict in Palestine, Israel and the Palestinian Authority, namely the Gaza Strip, doesn't seem to be dying down, and I don't think it will die down for a long सर time. 3 लाख रिक्रूटमेंट चल रहा है इजराइल में। They all No, getting back. all the reservists have been called back. बिल्कुल। About 3,60,000 of Yes, them. yes. And by the way, they've all gone voluntarily, and they all want to fight for their homeland. अब उन्होंने जो वीडियो फुटेज जो देखी है बाकी सब लोगों ने ये आतंकवादियों ने जो रिलीज करी है जिसमें बच्चों के गले काटे गए हैं, आई मीन कम ऑन, दिस इज लाइक टेरिबल। Who will stand for it? Nobody will stand for it. No self-respecting country will stand for it, and I am so happy that Mr. Modi has said very, very clearly that we stand by Israel against Hamas. Hamas is a terrorist organization. Don't make a mistake on that. और जो भी आज की तारीख में हामस को सपोर्ट कर रहा है यानी आतंकवादी संगठन को का आप समर्थन कर रहे हैं। दूसरी एक और चीज हुई है प्रदीप जी, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, और एक लतीफ साहब हैं कोई सियालकोट में, बहुत बड़ा कंटोनमेंट है साहब। He was supposed to be the planner and the man who executed the attack on Pathankot. Unidentified gunmen have gone and killed him in Pakistan. The mastermind of Pathankot is no more. जी, and Mr. what's his name? Hafiz Saeed is in hiding. Underground हो गए वो। His son is LSP killed already and his right hand was also bumped off. That's what. Yes. There's a By rumor. unidentified gunmen. Heroic unidentified gunmen. No more than these chaps deserve. And at the moment with us, our old friend from the Bharatiya Janata Party, Mr. Lakshman Saoji. Lakshman Saoji साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। I think his that frame is frozen. The video is frozen. That's frozen. Thank you very much for telling me it's frozen. Now he's okay. नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी। कैसे हैं सर? सर आपको आवाज आ रही है? नमस्कार नमस्कार सर बिल्कुल नमस्कार, आपको आवाज आ रही है जय मेरी? भवानी, जय शिवाजी। Yes. हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सर आपको मेरी आवाज एकदम जैसी मैं बोलता हूं आ रही है कि जरा डिले से आ रही है? मतलब कैन यू हियर मी सर? थोड़ा आवाज डिस्टर्ब है आज। थोड़ी आवाज आज डिस्टर्ब है भाई। आवाज डिस्टर्ब है थोड़ा बीच में। जी जी जी। लक्ष्मण साहू साहब आपसे सवाल। अभी आइए। आपसे सवाल। बीच में आवाज क्लियर नहीं है। Can we correct that please? Can we please correct it? आवाज क्लियर। जी समझ गया सर। अभी मैं इनको बोलता हूं कि जरा क्लियर करें इसको, जितना जल्दी कर सकते हैं करें। सर मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि जिस प्रकार मोदी जी ने इजराइल का समर्थन किया हामस के खिलाफ, ये कहा कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है, उस विषय के बारे में जरा बताएं सर लक्ष्मण साहू साहब। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैन यू हियर मी सर? सर आज हम जब आप, हाँ अभी आया सुनने में। जी नहीं, बीच में आवाज जाता है। मेरी आवाज आती है? जबरदस्त, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से आ रही। क्लियर नहीं है? अभी भी क्लियर नहीं। कैन वी डू समथिंग जेंटलमैन, बिकॉज आई कैन हियर हिम क्वाइट क्लियरली। अभी आवाज आ रही है। राइट। सो लक्ष्मण साहू साहब बताएं, जो आपकी आवाज नहीं मेरे पास आती है। आपकी आवाज आधा सुनने को आता है, आधा नहीं आता है। What is going on, gentlemen? Can we just solve that problem? Can we solve that problem first, please, before we start the interview? Can we please
start the interview after we have solved this problem. Thank you. Thank you so much. No, this is very and truly irritating. After a long time, we had Mr. Lakshman Saoji, and now we can't hear him. It's kind of terrible, absolutely terrible. So I read a headline just now which said Modi's zero tolerance against Hamas. Why is the S not there, please? It's Hamas, not Hama. जरा हेडर को ठीक कर लें प्लीज, जरा ध्यान से देख लें आप लोगों ने स्पेलिंग जरा ठीक किए हैं कि नहीं किए. But Pradeep ji, the fact remains, this is really and truly absolutely completely disgusting. Now forget about AMU, forget about the fact that these students demonstrated in favor of a terrorist outfit like Hamas. Just the other day, yesterday in Hyderabad, पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच हो रहा है, वहां पे खड़े होकर बोल रहे हैं जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा. Now, as far as I know, not one single visa has been granted to a Pakistani tourist for this World Cup. So who are these guys shouting slogans in favor of Pakistan? I really would love to know. Why don't they go to Pakistan? आप जाइए ना, पाकिस्तान जाइए. Problem क्या है? यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रदीप जी? Exactly, sir. I mean, the biggest scare is this coming Friday. Are we going to witness the toolkit of international terror organizations being played out in India? Yes. What exactly they want? Under the influence of Islam, they're trying to preach, propagate the attack of the terror organization Hamas, in which small children were killed, brutally massacred, necks chopped off. Now, do you want to propagate that kind of and say that they're freedom fighters and they're fighting for their land? And by cutting the throats of 2-year-olds and 3-year-olds. बिल्कुल सर, बिल्कुल. वाह, क्या freedom fighter है सर. That is it. Now Yogi Adityanath did contain the small that Aligarh Muslim University में जो हो गया था, तुरंत FIR फाइल करके disciplinary actions have been taken against the students. But this toolkit has been spread across the country and across the world, and we saw that being played out everywhere, including US, UK, and everywhere. And there has been counter propaganda with people coming out in support of Israel and saying that this is terror strike and this needs to be denounced. But Pradeep ji, the fact remains that anybody, whereas anybody saying that the Palestinian cause is just and the Palestinians require a homeland of their own, that need to live in peace, etc., etc., there is no objection to that. Bilkul, I agree with you. Lekin, anybody who supports the Hamas action has to have his head examined. Exactly, sir. So, mostly क्या है ना sir, they're just following a toolkit which has been already going across. Some one umbrella kind of an organization is there which is feeding all these kind of stories across the world. Yes. Whoever they're part of the groups. So that is something that the international community have to get together and solve. And but that's dangerous. That is dangerous. Because these rest are the blind followers of whatever comes. मेरा ये कहना है कि अगर ये इजराइल में हो सकता है तो हिंदुस्तान में भी हो सकता है. एक चीज याद रखें. It's a big danger. Right, sir, from the west of Africa, right up to Indonesia, there are only 2 democracies in existence. One is Israel, the other is India. Yes. सिर्फ 2 हैं साहब, 2. Of course, there is also Bangladesh, which calls itself the Islamic Republic of Bangladesh. There are only 2 non-Islamic countries. अब मेरा ये कहना है, we are in real danger. मेरा ये कहना है, बहुत खतरा है सर यहाँ पे. अगले दिन यहाँ पर भी हो सकता है कुछ ना कुछ. Of course, sir. So we have to be very, very alert. If it can happen in Israel, very well it can happen through our borders also. But India is a huge country. Not just borders, inside. Yes, inside. You never know. I mean, considering it is only out of fear today that these people are not coming out. Let me tell you this. As you said rightly just the other day, if suppose Dr. Manmohan Singh or the UPA had been in power, you would have seen, the kind of demonstrations we have never seen before. Demonstrations all across the country in a big, huge way. अरे जिस तरीके से सलमान रुश्दी की सैटेनिक वर्सेस रिलीज हुई, भारत में बैन हो गई और मुंबई में राइट्स हो गए. Exactly, sir. बड़ा यात्रा, जुलूस, protests. I mean, terrible. At the moment with us, I think we've got Lakshman Saoji Saab back. Lakshman Saoji Saab, अब तो आवाज आ रही है कि नहीं?
अब आवाज आ रही है सर? जी अभी सुनाई दे रही है सर। वेरी गुड सर, वंडरफुल। तो सर ये बताएं, यस प्रधानमंत्री जी और पूरा भारत जो है वो प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है जब उन्होंने कहा कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, ये आतंकवादी संगठन के खिलाफ हैं, हमस के खिलाफ। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी आकर के हमस के समर्थन में, इन आतंकवादियों के समर्थन में जुलूस निकालते हैं। लक्ष्मण सौजी साहब, ये भारत में क्या हो रहा है सर, बताएं। सर, मैं आपसे जब बहुत दिन से बाद आज बात कर रहा हूं जी, जिस दिन हम आपसे बात कर रहे हैं, आज का दिन की जो विशेषता है, इससे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। बोलिए सर। आज श्रद्धेय जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है। जी है सर। जयप्रकाश नारायण जी और नानाजी देशमुख, जी इन दोनों महान विभूतियों की जन्मदिन है आज। और इनके नाम के साथ कुछ अपने भारत के लोकशाही का कुछ इतिहास बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। जी आपातकाल में दरमियान जो एक मूवमेंट बड़ी चली थी, जैसे 1947 की स्वतंत्रता की लड़ाई थी, तो ये डेमोक्रेसी के लिए स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ी लड़ाई है डेमोक्रेसी के खिलाफ जब 1975 में हुई थी। वहां उस वक्त जो ऐलान किया था जयप्रकाश नारायण जी ने जी और युवकों का आह्वान किया था, और वो जो उस समय की जो यादगार है वो आज भूल नहीं सकते हम 11 अक्टूबर को। और उस समय हम भारतीय राजनीति के बारे में, भारतीय परराष्ट्र नीति के बारे में, ये अभी जो युद्ध की परिस्थिति है, जिस हमने जो मूवमेंट लिया है, तो ये मूवमेंट की जो बीजारोपण है राष्ट्रीयता का, वो उस मूवमेंट में है। इसलिए उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पण करके, उनको स्मृति के अभिवादन करके मैं आपके साथ इसके बारे में बात करूंगा। क्योंकि उन्होंने एक युवा दल जो भी राजनीति में सक्रिय हो गए, तो इनके आह्वान से सक्रिय हो गए थे। जो स्वतंत्रता के बाद जो राजनीति में लोग युवा थे, वो जब उनकी उम्र बढ़ गई थी और नए युवाओं को जो आह्वान किया था जयप्रकाश जी ने जी, और समग्र युवकों की क्रांति जब डेमोक्रेसी के मूवमेंट में शुरू कर दी थी, तो उसकी यादगार आज होती है। और आज इसका जो सामना भारत जो करने जा रहा है, तो भारत बदलने के लिए जब अच्छी पहली शुरुआत हुई, तो 1975 में इमरजेंसी के आपातकाल के खिलाफ जब लड़ाई शुरू हुई, उसमें इसका बीजारोपण है, ऐसा मुझे लगता है। जी क्योंकि राष्ट्रीय विचारधारा की सरकार आना यहां जरूरी था, और राष्ट्रीय विचारधारा की सरकार जब आज मजबूती से खड़ी है, तो हम सीना तान के हम कह सकते हैं कि हम इस्राएल के साथ है। नहीं तो उस समय और उसके बाद भी जब ये मूवमेंट थोड़ी सी लूज हो गई थी, तो उस वक्त के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी और बाद में राजीव जी, इन्होंने यासर अराफत को जो बढ़ावा दिया था, पैलेस्टीनी मूवमेंट को जो बढ़ावा दिया था, ये बहुत गलत तरीके से हमारी इमेज हो गई थी। और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली सरकार और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाली सरकार, ये दोनों 180 डिग्री में, दोनों सरकारों में, दोनों लीडरशिप में फर्क है। और आज की लीडरशिप आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए जो स्ट्रांग है, वो नरेंद्र जी मोदी है। और इसलिए आज हम ये युद्ध शुरू होने के बाद पूरे भारत के लोगों का जो जनमानस है, उसमें जो प्रतीत हुआ है, और फिर प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हम इस्राएल के साथ खड़े हुए, हम आतंकवाद के खिलाफ है। जी हम किसी के साथ क्यों है और किसी के खिलाफ क्यों है, इसका मेन कंटेंट क्या है? तो हम आतंकवाद के खिलाफ है, और आतंकवाद के कारण हमारी जो क्षति हुई है, जो हमारा नुकसान हुआ है, ये भारतीय जो जनमानस है ये कभी भूल नहीं पाएगा। हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हमारे पीढ़ियों का नुकसान हुआ है, और आगे जाकर हम उसका मुकाबला करने के लिए हम अभी तैयार हुए हैं। तो हम आतंकवाद के खिलाफ ही लड़ेंगे। आतंकवाद के खिलाफ दुनिया के बहुत सारे देशों को एक साथ में खड़ा करने का, और आतंकवाद क्या है ये बहुत स्पष्ट रूप से सामने लाने का काम जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किया है, और उसके लिए वो भारत की जो प्रतिमा बन गई है। हमारी ये दुर्भाग्यता है कि हमारे में कुछ विरोधी दल में कुछ भी वो भी नीति के लोग हैं कि उनको आतंकवाद का समर्थन करने में रुचि है।
ये कोई सही बात नहीं है। और हमेशा वोट बैंक, हमेशा चुनाव इस तरफ देख के स्वार्थ की राजनीति, अवसरवादी राजनीति करने के लिए या ऐसे जब स्टेटमेंट लेते हैं, ऐसे जब बाजू लेते हैं विरोधी दल वाले, तो ये हमको बहुत भारी आगे भी इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा और इसके लिए हमको तैयार भी रहना पड़ेगा। लेकिन आज का भारत जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है, जो पिछले 10 सालों में जिस तरीके से हर एक क्षेत्र में जो आगे हम गए और आतंकवाद का मुकाबला करने में हम सफल रहे हैं, मुझे एक इसमें बहुत बुरा लगता है कि जब आतंकवादियों का हमला हमारे भारत में हुआ, जब ये लोग इनके मुलाकात, इनके बयान नहीं देते थे 26/11 के बारे में, 26/11 के बारे में, जब हमारे यहाँ हमला हुआ था पाकिस्तान का, तो ये लोग इतने जोर से बाहर आए नहीं थे वक्तव्य देने के लिए, इतना वहां पैलेस्टाइन और इसराइल के बारे में आगे आए हैं बोलने के लिए। ये भी एक हमारे लिए सोचने की चिंतनीय बात है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री आज की सरकार और आज की राष्ट्रीयता की हमारी जो नीति है, यह आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की है। इसलिए हमने बहुत जोर से पहले कह दिया, हम इसराइल के साथ खड़े हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। लक्ष्मण साहू साहब, आपने मेरे गुरुजी नानाजी देशमुख की बात की, इसके लिए जी हाँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नानाजी देशमुख के साथ मैंने गोंडा में बहुत काम किया। गॉइटर बेल्ट जिसको कहा जाता है, आयोडीन डेफिशिएंसी वहां पर बहुत ज्यादा थी, वहां पर हम लोगों ने बहुत काम किया उनके साथ, उनके नेतृत्व में। और मैं याद दिलाना चाहूंगा हमारे दर्शकों को नानाजी देशमुख का नारा, आपको तो याद होगा लक्ष्मण साहू जी, साहेब जी, हर हाथ को देंगे काम, हर खेत में देंगे पानी, ये नानाजी देशमुख का नारा था जी। और भारत रत्न थे नानाजी देशमुख। और मुझे लगता है कि इतिहास को जो उनको क्रेडिट देना चाहिए था अभी तक, वो पूरी तरह नहीं मिला है। मिलेगा जरूर, आगे जाके मिलेगा। अब तो खैर मैं तो ये भी कह सकता हूं कि मेरी दाढ़ी भी अब नानाजी देशमुख की तरह हो गई है। लेकिन लक्ष्मण साहू जी साहब, जो नहीं साहब, नानाजी देशमुख की जो उनकी जो भूमिका थी राजनीति में, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था, आप किस तरीके से उनको न्याय या क्या उनका ये नहीं हुआ बोल रहे, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन जब भी मोरारजी देसाई का गवर्नमेंट हुआ था जी, तो उन्होंने उनको मंत्रिमंडल में आने के लिए निमंत्रण दिया था, तो उन्होंने बोला मेरा संगठन ये मेरा काम है, राजनीति ये मेरा काम नहीं, मैं समाज सेवा करना चाहता हूं। और उन्होंने मंत्री पद को ठुकरा दिया था मोरारजी के मंत्रिमंडल में। करेक्ट, एब्सोल्युटली ट्रू। तो उनकी छवि और उनकी मानसिकता और उनका जो सम्मान हमारे दिमाग में, दिल में है, पूरे परिवार में, ये हम कभी उसको भूल नहीं सकते जी। भारत रत्न, भारत रत्न नानाजी, भारत रत्न नानाजी जी, दुरुस्त बात। एंड ही इज वन पर्सन हु हैज अर्नड इट। प्रदीप जी, बिल्कुल, नानाजी देशमुख अर्नड इट, सीधी बात है। एंड ही वाज नॉट डिटैच्ड, एब्सोल्युटली डिटैच्ड। लेकिन लक्ष्मण साहू जी साहब, आप ये तो बता दें, जैसा आपने कहा, एक बहुत जबरदस्त पॉइंट रेज किया है अभी लक्ष्मण साहू जी साहब ने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये कहा है प्रदीप जी, सुनने वाली बात है, आप शायद मिस कर गए। 26/11 का जब हमला हुआ मुंबई पर, तब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुआ, पाकिस्तान के खिलाफ कोई झंडा लेकर के नहीं आया। अरे फिलिस्तीन में लड़ाई हो गई तो आप लोग घर के बाहर निकल आए। ये क्या, ये कैसी मानसिकता है? इसके बारे में जरा बताएं लक्ष्मण साहू जी साहब, ये क्या मानसिकता है? मेरी समझ के बाहर है। खाते भारत का हो, प्रशंसा उधर की करते हो सर। हाँ, इस विषय के बारे में बताएं सर, ऐसा क्यों है? नहीं, इसमें सर हमको राष्ट्रीयता के बीज बोने में हमारी इससे पहले की सरकारें असफल रही है, इसका यह नतीजा। जिस तरीके से हम अभी काम कर रहे हैं, हमको काम करने में कितनी कठिनाइयां आती है कुछ प्रांतों में, यह हमको नजरिया सामने आता है इसके बारे में जी। और इसके बारे में प्रयास जारी है। हमको राष्ट्रीयता के स्वर जहां जहां अभी भी गूंजने बाकी है, जहां जहां पहुंचने बाकी है, उनके दिलो दिमाग से अराष्ट्रीयता की बात निकलनी जरूरी है। और ये अभी सामने आ रहे हैं, लेकिन ये जो सामने आ रहे हैं, ये जो है, ये उनके निजी स्वार्थ के लिए, कोई एक अवसरवादी वोट बैंक के कारण ये सब नाटक चल रहे हैं इनके। इनको लगता है ये हम सफल हो जाएंगे,
लेकिन हमारी सरकार और हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा यह अवसरवादी नहीं है। हमारे विचारधारा में पहले राष्ट्र का चिंतन है, राष्ट्र सर्वोपरि है। इसलिए हमारी अवसरवादी राजनीति नहीं है, चुनाव के लिए राजनीति करने वाले हम लोग नहीं है, ये इनको समझ में नहीं आता है। 10 साल में इनकी जितनी क्षति हुई है, कांग्रेस का विरोधी दल का नेता होने की भी लायकी नहीं रही है, औकात नहीं रही है। लेकिन उनको अभी ऐसा लगता है कि कोई इधर के प्रादेशिक दल, उधर के प्रादेशिक दल, कोई ऐसे अराष्ट्रीय जोड़ गठबंधन करके हम आने वाले चुनाव में जीत जाएंगे, और उसकी एक आखिरी आशा उनकी बाकी है, और उसके लिए ये सब चल रहा है। ये जो पैलेस्टाइन का समर्थन या आतंकवाद का समर्थन, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के बजाय अराष्ट्रीय गतिविधियां जब अभी भी उनको ऐसा लगता है कि ये चालू रखेंगे, तो आगे जाकर इसमें बदलाव होने वाला है। भारत की जनता अभी इसमें जागरूक हुई है, अच्छी तरह से जागृति आई है इसमें। प्रदीप जी, साहू जी साहब, और इनके ये जो नादानपन जो कर रहे हैं, साहू जी साहब, बोलिए। तो बीजेपी का कहना है कि 2008 में बीजेपी का कहना, बीजेपी आज खुलकर अंबेर जी, आप क्या आधा सेंटेंस सुनने को आया? बीजेपी का कहना है कि 2008 में दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ। बाटला हाउस एनकाउंटर में बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने आंसू बहाए, कांग्रेस के आंखों से आंसू निकला, वो उस चीज को सिंपैथेटिकली लिया। हमारे पुलिस ऑफिसर शहीद हो गए थे उसमें, पर कांग्रेस के आंख से आतंकवादियों के लिए आंसू निकला। बीजेपी का कहना है, बोले कि यह है कांग्रेस का असली चेहरा। बीजेपी का कहना है, बोले 2019 में जब पुलवामा हुआ तो मोदी साहब ने दिखाया कि बालाकोट एयर स्ट्राइक करके मोदी साहब ने जिस प्रकार रिटेलिएशन किया कि घर में घुस के मारेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं छोड़ेंगे, तो क्या ये वातावरण जरूरी है? ये वातावरण जरूरी है साहू जी साहब? साहू जी साहब बताएं। साहू जी साहब, आई डोंट थिंक यू कैन हियर अस। नहीं साहब, अभी बात ऐसी है कि हमने तो जी बताएं सर, बोलिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ नहीं, बोलिए, सुनाई दे रहे। मेरी बात सुनने को आ रही है? बहुत बढ़िया तरीके से बोलिए सर। बात ऐसी है सर, जब हमारी राजनीति जिस तरह से चल रही है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत का जो कामकाज शुरू है पिछले 9 साल से, ये पूरी तरह से आतंकवाद के खिलाफ है, ये तो मानना पड़ेगा। पाकिस्तान के खिलाफ हो या किसी, जिन लोगों ने आतंकवाद का समर्थन किया है, उनकी राजनीति असफल रही है। और अभी आगे जाकर ये जितने भी अटैक हो गए, जितने हमले किए, जो इधर से ये जो चालू है आतंकवादियों का, तो उनको कड़ा जवाब देने की परिस्थिति अभी उनकी सक्षम उतना भारत सरकार और भारत की पूरी मिलिट्री अभी हो गई है। पहले जो कश्मीर में रोज रास्ते पर लोग आके नोट जेब में और पत्थर सामने ये जो फेंका करते थे, ये अभी कम हो गया है। और अभी जो पाकिस्तान की हालत जो चल रही है, आखिरी सांस ले रही है पाकिस्तान, उनके बलूचिस्तान में क्या चल रहा है, उनके प्रांतों में क्या क्या चल रहा है, उनकी महंगाई कितनी बढ़ गई है, वो आटे के लिए पूरे मोहताज हो गए हैं। ये जो स्थिति आ गई है, ये आतंकवाद का उन्होंने समर्थन करने के कारण और आतंकवाद का हमने विरोध करने के कारण उनके पास ये नौबत आई है। ये तो पूरी दुनिया देख रही है। इसलिए अभी कोई भी आतंकवाद का समर्थन करने वाले राजनीतिक दल, अभी उनका अस्तित्व की आखिरी लड़ाई चालू है। 2024 के चुनाव के बाद ये सांस लेने के लायक भी ये दल नहीं रहेंगे, क्योंकि इनकी जो नीति है, कांग्रेस तो पूरा पिक्चर कांग्रेस का सामने आया है। जब भी कल उन्होंने आतंकवाद का समर्थन किया, कांग्रेस कार्यकारिणी में प्रस्ताव किया पारित, ये भारत के लिए और पूरी मानवीय व्यवहार, मानव जात के लिए ये कलंक है।
कांग्रेस ने जो प्रस्ताव दिया है। इसलिए इसका कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा और कांग्रेस के साथ साथ उसके साथ में जो कोई दल अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं उनके भी ऊपर नौबत आने वाली है। ये साहू जी साहब, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, मोदी साहब कह रहे हैं कि अब लोकतंत्र में बहुत जबरदस्त काम है, बहुत जबरदस्त काम है, मोदी साहब का कहना है। बट राहुल गांधी जी का राहुल गांधी जी का कहना है कि ये एक जुमला है और कांग्रेस इस जुमले को एक्सपोज करेगा। उनका कहना है कि अच्छे दिन और 15 लाख जैसे ये जुमला है, बिकॉज एक कभी आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे, इसका कुछ आपने डेट बोला नहीं है साहू जी साहब, तो क्या एक जुमला है सर? अभी ऐसा है राहुल गांधी को बुरे दिन और अच्छे दिन इस पे फर्क समझने की कोई जरूरत ही नहीं है। उसके बेचारे के जन्म से लेकर आज तक अच्छे ही दिन है, उसने कहा बुरे दिन देखे हैं। जो लोगों को बुरे दिन उनके वजह से जिनको देखने पड़े थे उनको फर्क नजर आता है बुरे दिन क्या है और अच्छे दिन क्या है। जिनको शौचालय मिल गया है, जिनको घर में अपने बैंक अकाउंट में जब पैसे आते हैं तो उनको समझ में आया कि मेरा अकाउंट किस वजह से वो खुल गया है बैंक में, कैसे बैंक वाला मेरे घर में आके मेरा अकाउंट खोल के गया था। राहुल गांधी को बैंक में अकाउंट खोलना और न खोलना इसका फर्क कभी जिंदगी में कभी समझा है? बाप दादा की कमाई है, उनका पूरा इतिहास जिस तरह से उनको मालूम है, इसलिए उनको गरीबी अमीरी इसका फर्क समझने की कोई जरूरत ही नहीं है। देश की जनता ने वो 50 साल जो सहा है और उसके बावजूद आज जो दिन देखने को मिल रहा है उसका फर्क ये जनता जानती है। उनका जमीन के साथ या लोग के साथ कोई रिश्ता नहीं है। एक चांदी का सोने का चम्मच मुंह में लेकर जो पैदा हो गए उनको गरीबी और अमीरी का फर्क क्या समझने वाला है? जिन्होंने पूरा भ्रष्टाचार बनाकर 50-60 साल में जो संपत्ति इकट्ठी की है और जो एक पहला नाम मिल गया है उसके ऊपर राहुल गांधी की पूरी जिंदगी है। राहुल गांधी का कोई भी सोशल स्टेटमेंट ये कोई सीरियस लेने ऐसी बात ही नहीं है। बात ऐसी है कि जब हमने श्रीमती पंतप्रधान इंदिरा जी गांधी खुद प्राइम मिनिस्टर होते हुए भारत के महिला मतदाताओं को न्याय न दे सकी, बाद में राजीव गांधी नहीं दे सके। कांग्रेस के राजनीति में महिलाओं का सम्मान कोई नहीं था। पहली बार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, हम दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग किस तरह की राजनीति चल रही है, उनका यूक्रेन का रशिया का युद्ध हो या इसराइल पैलेस्टाइन का युद्ध हो या और कहीं के प्रॉब्लम हो, लेकिन हम किस दिशा से जाने वाले हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम के ऐलान के साथ, घोषणा के साथ, जब हम समग्र समाज की उन्नति होने के लिए जब हम काम कर रहे हैं तो महिलाओं को संसद में उनका सब पूरे कार्य में उनका सहभाग होना और अधिकृत हो जाना। इसलिए ये जो अभी किया है नारी वंदन, ये बहुत हिस्टोरिकल घटना है, ऐतिहासिक घटना है राजनीति में भारत के और दुनिया को भी। हमने जब दुनिया में जिस देशों को पहले स्वतंत्रता मिली उन्होंने महिलाओं के मतदान के बारे में सोचा नहीं था, उन्होंने मतदान लेडीज के नेतृत्व के बारे में जितना नहीं सोचा था उसके कई गुना ज्यादा हम नारी सम्मान के बारे में भारतीय लोकतंत्र में हम सोच रहे हैं और ये हमारे कार्यकाल में होने रहा है। इसलिए ये विरोधी दल को, उनको तो सत्ता कभी मिलने वाली है ही नहीं अभी, और उनको तो सिर्फ उसको विरोध करना, जीवित रहना है, अस्तित्व रखना है। इसलिए जो आज की गवर्नमेंट जो कुछ काम कर रही है उसके खिलाफ कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देना। पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो बोलते सबूत बताओ, यहां कोई कानून लाना हो तो राम मंदिर के लिए जो 30 के ऊपर जो वकील लगाए थे वो राम मंदिर काल्पनिक है, राम ये बोलने के जो कांग्रेस थी वो अभी तिलक लगा के मंदिर में घूमने जा रही है। तो इसलिए ये पूरी भारतीय जनता, भारतीय मतदाता, भारतीय सब प्रजासत्ताक जो लोग हैं ये सब अभी जानते हैं, लोग अभी होशियार हुए हैं। अभी जो टीनेजर्स में नए मतदाता जो बन रहे हैं 18 से 25 के बीच में, उनके दिमाग में आगे की जो डिजिटल इंडिया जो चालू है, आत्मनिर्भर जो भारत के बारे में चालू है, जो
दूसरे देशों में भारत की प्रतिमा, भारत के लिए क्या हो रही है, इसके बारे में सोच चालू है। उनके लिए इंडस्ट्री के बारे में चालू है, शिक्षा नीति के बारे में चालू है, हेल्थ में क्या क्या काम हो रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ रहा है भारत भर में पूरी तरह से, इसके बारे में अभी जो नए मतदाताओं के सामने जो पिक्चर आ रहा है ना, तो इनकी पुराने राजनीति चाले विरोधी दल की, ये सब असफल होने वाली है, चाहे इन्होंने कोई भी स्टेटमेंट करने दो। एक वर्ड जो कर्जा था कांग्रेस ने लिया हुआ, अगर वो कर्जा है तो हर एक के ऊपर कितना कर्जा आ सकता है, ये हिसाब से जो एक गणित लगाया था, तो उसका विपर्यास करके ये 15 लाख की बात हमेशा बोलते हैं। अगर ये 15 लाख के मुद्दे पे अगर ये कोर्ट में जाएंगे तो फिर ये मुंह पे पड़ेंगे, इनको फिर जुर्माना होगा और फिर ये बंद करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो स्लोगन का विपर्यास किया और जहां जहां कोर्ट में गए तो यहाँ कोर्ट में उधर इनकी मानहानि हुई और इनको माफी मांगनी पड़ी। ऐसा होने वाला है आगे जाकर। राहुल गांधी जी, साहू जी साहब, राहुल गांधी जी आगे जाके बोलते कि जातीय जनगणना की अब तक आवश्यकता है, हमारे सरकार, हम लोग सरकार बनाएंगे तो सबसे पहला हम लोग जातीय जनगणना कराएंगे पूरे देश में। बिहार में कहते हैं कि ओबीसी, एसटी सब मिला के 84% है। साहू जी साहब बोल रहे कि सोशल एम्पावरमेंट हुआ नहीं, ओबीसी को अपना हक नहीं मिला है, अब ओबीसी को अपना हक दिलाना पड़ेगा। तो राहुल गांधी जी जातीय जनगणना को बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं और बोले मोदी साहब इसको इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते, मोदी साहब भाग रहे, उनका कहना है राहुल गांधी जी का। अभी बात ऐसे, मैं फिर बात दोहरानी पड़ेगी। राहुल गांधी जो बोलते हैं उनका कोई ग्राउंड रियलिटी है और उनका कोई स्टडी नहीं है, उनके हाथ में जो कागज देता है बेचारा पढ़ता है, लेकिन इनकी सोच इतनी संकुचित हुई है। एक देखो, सोशल इंजीनियरिंग में जो मागास वर्ग के साथ जो जुड़े हैं, जिनका विकास नहीं है, जिनके पास विकास पहुंचा नहीं है, उनका विकास होने के लिए ये हमारी सरकार कटिबद्ध है। एक बात, इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए, क्योंकि आम जनता जो आर्थिक दुर्बल लोग हैं वो विकास के प्रक्रिया में आने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये सुविधाएं हमने दी है, इन्होंने कभी कुछ किया नहीं है। और बात ऐसी कि जो ओबीसी आयोग का निर्माण किसने किया था? देखिए, अटल जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो भी बातें हुई, ये हमारा सरकार का बीजारोपण वही हुआ था। एक दो बातें मैं बोलता हूं, क्योंकि अल्पसंख्यक हो, ओबीसी हो, एससी हो, ये पिछड़े वर्गों के लिए उनको विकास की प्रक्रिया में, अंत्योदय होने में प्रक्रिया में उनको लाने के लिए जो प्रयास करने चाहिए, वो सभी प्रयास अटल जी के गवर्नमेंट में हुए और बाद में अब ये हमारे मोदी जी के गवर्नमेंट में हो रही है। ये तो मानना पड़ेगा, सब तरीके से, सब तरह से। तो लक्ष्मण साहू जी साहब ये बता दें, कोई भी योजना जी लक्ष्मण साहू जी साहब अब ये बता दें, ये जो सर, इसमें एक बोलिए सर, प्लीज। सोशल इंजीनियरिंग के बारे में जो राहुल जी बोल रहे हैं ना, राहुल जी ने थोड़ी भी स्टडी इंदिरा जी के बारे में भी किया ना, तो कम से कम उनको थोड़ा बहुत 10% 2% अकल आ जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। इंदिरा जी के एक स्टेटमेंट में ऐसा दिया था कि ये जातिवाद के आधार पर, जातिवाद ये लफ्ज सही नहीं है, जातिवाद के आधार पर हमको राजनीति परवड़ने वाली नहीं है। ऐसा एक तरफ से इंदिरा जी की सोच। उस वक्त क्या हुआ था, नेहरू जी का स्वतंत्रता का आंदोलन, नेहरू जी का कार्यकाल, इंदिरा जी की उस समय की राजनीति की ये जो दीर्घ कालावधि हुआ था, उसके 30-40 साल के बाद इंदिरा जी ने एक स्टेटमेंट किया था कि ये जातिवाद वर्ड जाना चाहिए और जातिवाद के जा पर हमारा कोई भला होने वाला नहीं है। लेकिन उनकी उस वक्त की सोच जी थी, वो किस कारण थी, क्या थी, वो और अलग बात है, अभी वो नहीं रही है। लेकिन फिर भी अगर इंदिरा जी वो ये बात कहती थी और राहुल गांधी अभी ये बात कहते हैं, तो दोनों गांधी में 30-40 साल में कितना अंतर आया है भारतीय राजनीति के बारे में, कांग्रेस के बारे में, दुनिया के बारे में और मैच्योरिटी के बारे में। इसका एक आईना है, ऐसा मुझे लगता है। लक्ष्मण साहू जी साहब चलते चलते ये तो बता दें, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं नवंबर में, 3 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएंगे। अब वो रिजल्ट क्या होंगे वो भी बता दीजिए लक्ष्मण साहू जी साहब। बात ऐसा, मैं कार्यकर्ता हूं, पार्टी का प्रवक्ता हूं, और ऐसे अभी जो माहौल बन रहा है, जो पब्लिक का माहौल है, मतदाता का माहौल है और राजनीतिक
दलों का जो माहौल है ये अलग अलग है। ये हमारे जो प्रयास है, हमने जो काम किया है, एक दोपहर को व्हाट्सएप पे एक मतदाता ने एक मैसेज भेजा है, ये मैं उसकी उस दिशा से जाने के लिए वो अपने को मदद कर सकता है कि मतदान चाहे कितने भी चरणों में हो, तारीख जो है, दिन जो है, मतदान की जी जी, आई थिंक वी लॉस्ट द ऑडियो, वी लॉस्ट लक्ष्मण सौजी साहब ऑडियो, कांट हियर हिम। सर दोबारा बोलें सर, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। लक्ष्मण सौजी साहब दोबारा बोलिए अभी जो आपने बोला। कैन यू हियर मी सर? लक्ष्मण सौजी साहब, आपको आवाज आ रही है सर? I don't think he can hear us, and we can't hear him. All right, I think that's just about it. It will take some time to get him back. Well, we got the general gist of what Lakshman Saji Sahab was saying, effectively saying, Ji. बोलिए। Do we still have Lakshman Saji Sahab? Do we have him? I want him to. I want him to predict the results of the elections in the 5 states before he goes. Can we have him on, please? All right, we can't have him on. Right, that's it. Thank you very much. As he said, the Congress is going to face a lot of difficulty in the coming 5 elections, and of course in the Lok Sabha elections. That's what he says. Lakshman Saji Sahab, thank you very much. Even though you can't hear me, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. Thank you so much. Really wonderful talking to him as always. And I must thank him for reminding me of the fact that today is Jayaprakash Narayan's birthday. Pradeep Yes, ji. बिल्कुल sir. Today is Nanaji Deshmukh's birthday. Yes, Guruji's yes, birthday. yes. And today is also Amitabh Bachchan's birthday. By the way. So all stalwarts. All the stalwarts were born on the 11th of October. ये देखना पड़ेगा यार 11 अक्टूबर को क्या है? What is the position of stars? क्या है? Another moment with us from the Congress Party, our very old friend Nasir Hussain Sahab. Nasir Hussain Sahab, namaskar. नमस्कार सर। How are you, sir? How are you? कैसे हैं सर? Fine, thank you. ऐसे लग रहा है कि जिम से अभी निकल के आए हैं। अभी जिम से आ रहे हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास वर्कआउट करके आ रहे हैं, बिल्कुल लग रहा है। He has just done 150 push-ups just now, 150 पुशअप करके, और अभी ये शो के बाद दोबारा जाकर के 200 कर्ल-अप्स करेंगे, जबरदस्त लगा है बिल्कुल। नाज़र साहब, कांग्रेस की दो सवाल है आपके ऊपर है। व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट फर्स्ट? आप तय करें। एक तो 5 राज्यों के चुनाव जो हैं वो अनाउंस हो गए हैं, उसके बारे में अगर बात करें तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। मैं पर्सनली चाहूंगा कि जो कांग्रेस ने स्टेटमेंट दी पैलेस्टाइन के ऊपर कल, उस विषय के बारे में जरा विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को। अगर वो आप बता सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। नासिर साहब बताएं। अच्छा, आप सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के जी हमास के ऊपर बात कर रहे हैं? हमास के ऊपर जी। ओके, राइट। ये इतना गंभीर क्वेश्चन है ना, इस पे बोलने के लिए भी कई बार सोचना पड़ रहा है कि मैं शुरू कहाँ से करूं, क्योंकि जहां से दिल करे सर, जहां से दिल करे। ये ओपन फोरम है, यहाँ किसी को रोकते टोकते नहीं है हम लोग। बोलिए सर। बिल्कुल। क्या है कि इंडिया में क्या है, ज्यादातर इंफॉर्मेशन की कमी है। सिर्फ सोशल मीडिया के इंफॉर्मेशन से लोग अपनी राय को रख देते हैं। उन्हें ना पीछे की मालूम है ना आगे की मालूम है। जो उनको लगता है कि हर चीजों को एक कॉम से जोड़ के जब नजरिया देखने लगते हैं, इसकी वजह से सही आंसर सही व्यूअर तक आपके पहुंच नहीं पाता है। सीडब्ल्यूसी के मीटिंग में यही कहा गया कि हम फिलिस्तीन के अस्तित्व की रक्षा करते हैं, उनके साथ हैं, उनके मजलूमों के साथ हैं, उन मुखलिसों के साथ हैं, ना कि हमास जैसे टेररिस्ट ग्रुप के साथ हैं। जी। तो हमास को भी आप देखिए, यूनाइटेड नेशन का 2005 का, जब आपने ये बात छेड़ा है तो थोड़ा दूर तक चलते हैं, यूएन का चलिए आप। यूएन 2005 में उन्होंने ही एक रेजुलेशन पास किया था जनरल असेंबली में कि आप अपने जमीन के लिए आर्म्स और वेपन यूज कर सकते हैं। ये यूनाइटेड नेशन ने ही उन टेररिस्टों को ताकत दे दिया जिसके वजह से उनके पास वेपन आ गया।
हम उनके आतंकवाद का किसी पार्टी ने, कांग्रेस की किसी नेता ने सपोर्ट नहीं किया। हमास ने जो किया वो दरिंदगी है, उसे कहीं से सही नहीं ठहराया जा सकता। पर जो आम फिलिस्तीनियों पे जो हो रहा है वो भी एक गलत है, वहां के लोगों पे जो जुल्म हो रहा है। क्योंकि फिलिस्तीन का जो गाजा एक हिस्सा है, गाजा कोई बहुत बड़ा नहीं है, 10 किलोमीटर चौड़ा है और 40 किलोमीटर लंबा है। और हमास कितने हैं? सिर्फ 5,000 लोग हैं, सिर्फ 5,000 वो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, वो टेररिस्ट ग्रुप के लोग हैं। जब 2 मिलियन, लगभग 20 लाख की आबादी, दुनिया की सबसे घनी आबादी जो सबसे छोटी जगह में रह रही है, उन 5,000 के वजह से उन 20 लाख लोगों को मार दिया जाए और हम खामोश रहे, ये क्या इंसानियत है? इसमें इजराइल और फिलिस्तीन की बात नहीं है, ह्यूमैनिटी की बात है, वो इंसानियत की बात है। उन बच्चों की क्या कसूर है, उन माँ की क्या कसूर है, उन औरतों की क्या कसूर है? आप टेररिस्ट पे अटैक करो, किसी ने कोई आपके नहीं है। और आज भी हम इजराइल के उस जो कल आतंकवाद जैसा परसों हादसा हुआ, उसका हम लोग आज भी हम लोग उसका मुखालफत करते हैं, वो गलत है। उसका किसी को हमारे पार्टी में किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ना CWC ने किया। तो जनरल असेंबली जो UN की थी, उन्होंने ही इनको आर्म देने का एक तरह से मुझे लगता है लाइसेंस दे दिया, और उनको इस तरह से आम अपने जमीन को कैप्चर करने का जो उनको वहां से हिम्मत मिलता है, जो वो दुनिया में बताते हैं कि UN का ही रेजुलेशन है कि आप आर्म्स उठा सकते हैं अपनी जमीन की रक्षा, तो वो इसकी दिहाई देती है। मगर हम आज भी बोलते हैं जो कल हुआ वो बहुत गलत है, उसको ना कांग्रेस पार्टी का, इंसानियत का कोई भी उसके फेवर नहीं कर सकता है जो उन्होंने किया। किसी भी बेकसूर को मारा जाए, हम उसके फेवर में नहीं है। पर हाँ, फिलिस्तीनियों को उनका जमीन मिलना चाहिए, फिलिस्तीनियों को उनको देश मिलना चाहिए। आप देखिए ना, थोड़ी सी मुझे लगता है यहाँ भी फिलिस्तीन की थोड़ी सी मुझे लगता है ना समझी रही होगी। जो 1948 का एक फैसला था UN का, उसे मान लेते तो शायद ये इतनी बड़ी दरिंदगी आज ना हो रही होती। उन्होंने 2 नेशन की जब बात हो गई थी 1948 में, तो अगर और यरूशलेम को एक इंटरनेशनल सिटी देने की बात हुई, तो उस समय शायद उन अरब लोगों को समझ में आई होती, तो शायद ये दुनिया आज ये तमाशा ना देख रही होती जो आज हो रहा है। आज दोनों तरफ के लोग मर रहे हैं, चाहे वो इजराइल के हो या फिलिस्तीन के हो, मर तो Just a minute, this is for our viewers. Nasser साहब, एक second. This is for our viewers. This was the special United Nations session which was held at Flushing Meadow. At that time, the UN building was not there. Flushing Meadow जो जगह है, वहाँ पर UN सेशन हुआ। वहाँ पर ये प्रपोजल आया कि यरूशलेम जो है उसको बिल्कुल वेटिकन टाइप एक स्टेटस दे दिया जाए, इंटरनेशनल सिटी बनाया जाए वहाँ पर। क्योंकि देखिए साहब, यरूशलेम इज अ सिटी विच इज होली एंड सेक्रेड to all 3 religions of that place, Judaism, Islam, Christianity, Judaism, Christianity and Islam, all 3. The Arabs didn't agree. Let's be very clear. Number 2, here it's very important to note when the Balfour Declaration came in the 1920s, carving out a state of Israel from Palestine. By the way, one of the first people, Pradeep ji, sunne wali baat hai, I think Nasser Saab may have read about it, I'm not sure. One of the first people actually to oppose it was Mahatma Gandhi. गांधी जी ने ये कहा, यार फिलिस्तीनियों की जगह है। अरे फिलिस्तीनियों ने यहूदियों के खिलाफ कब काम किया ये तो बता दो। और उसके बाद बहुत लोगों का ये लॉजिक था कि अगर यहूदियों के खिलाफ जो कुछ भी हुआ है वो यूरोपियंस ने किया है तो वहां दे दीजिए ना, यहां पर क्यों दे रहे हैं? जी नासिर साहब बताएं। नहीं, मैं पूरी बात कह रहा था, मगर आपने बोलिए काफी सारी बात ऐड कर दी। जो मैं कह रहा था उससे आपने ऐड किया। और जब फिलिस्तीनियों पे, जब जर्मनी के अंदर हिटलर ने जो उनके साथ जो किया, तो दुनिया ने कितनी मुखालफत की है। आज कितना यूनाइटेड नेशन उस पर मुखालफत करता है। आज उन अच्छा एक बात बताइए, चलिए यहूदियों के साथ तो जुल्म हुआ और अरब लोगों ने सपोर्ट किया और अरब लोगों ने उनको जगह दी, मगर क्या फिलिस्तीन में सिर्फ मुस्लिम ही रहते हैं? वहां तो क्रिश्चियन भी है जी। उन क्रिश्चियन फैमिली पे भी तो आज हमला हो रहा है, उन क्रिश्चियन लोगों पे भी तो आज अटैक हो रहा है, उनकी भी फैमिली जा रही है। जब तीनों धर्म, आप देखिए एक ही रिलीजन से निकले हुए तीनों धर्म, आप देखेंगे तो इनके बैक आप देखेंगे तो यहूदी, क्रिश्चियन, मुस्लिम सब एक ही जगह से निकलते हुए लोग हैं, मगर फिर भी आज तक ये आपस में लड़ते ही रह रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता ये लड़ाई रुकेगी कब ये जुल्म सितम की रात खत्म होगी। एक शेर मुझे याद आती है, ये दुनिया नफरत के आखिरी स्टेज पे है, इसके मोहब्बत के सिवा कोई इलाज नहीं है। ये बिल्कुल नफरत के आखिरी स्टेज पे, यहाँ सिर्फ मोहब्बत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।
तो आज क्या हो रहा है कि आप देख लीजिए, हिंदुस्तान की तकरीबन मीडिया के रिपोर्टर आज देखेंगे इजराइल पहुंच चुकी है। यही सेम जुल्म मैंने कल से कई बार मैं मीडिया में बोला, कल से बोल रहा हूं, यही सेम जुल्म, यही सेम हालात औरतों के साथ, बच्चों के साथ मणिपुर में पिछले 2-3 महीने से हो रहा है। मीडिया वहां क्यों नहीं 24 घंटे की रिपोर्टिंग करती है, जो इजराइल को और हमास पे आज वहां भी टेररिस्ट की तरह ही अटैक हो रहा था, वहां पे औरतों पे यही जुल्म हो रहा था, पर मीडिया में बिल्कुल साइलेंस था, बिल्कुल सन्नाटा पसरा था। कोई मीडिया चैनल 24 घंटा आज क्यों नहीं दिखा रहा है? आज क्यों इजराइल को इतना दिखाकर और फिलिस्तीन के झगड़े को क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पे भी आप इसलिए दिखा रहे हैं कि दो कौम को एक तरह से, आज जिस तरह सोशल मीडिया में हो रहा है, जिस तरह एक कौम से बट रही है, उस ऐसा आप दिखाने की कोशिश करें। So why were we not in Manipur, sir? ये बताएं। यही रिपोर्टिंग मणिपुर में किए होते। क्यों नहीं हुई? आपकी आइन इसलिए नहीं होती कि यहाँ पे आपको हिंदू मुस्लिम दिखाने को नहीं मिल रहा था। भारतीय जनता पार्टी की कमियां दिख रही थी, वहां की सरकार की नाकामी दिख रही थी, सेंट्रल की नाकामी दिख रही थी, और जो मीडिया हाउस जो इस तरह से काम कर रही थी पेट के तरह, वो कैसे दिखाती थी कि वहां की औरतों पे क्या जुल्म हुआ, वहां महिलाओं पे क्या हुआ, वहां बच्चों पे क्या हुआ, क्यों एक समाज दूसरे समाज को मारने लगा, क्यों? ये सारी चीज तो वहां हो रहा था ना, ये मीडिया वहां रिपोर्टिंग करने नहीं पहुंचा। क्या बंद हो गया है? मैं ये कहता हूं, आप ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैं रियली कहता हूं, जितनी भी मीडिया हाउस इजराइल के लिए मैं सबकी तारीफ करता हूं, सब अपनी नेक काम, पर यही नेक काम अगर वो मणिपुर में भी कर रहे होते तो शायद मणिपुर के लोगों को इंसाफ मिल गया होता, वहां दंगा रुक जाता। आज जो आप बोल रहे हैं ना रुक गया, कुछ रुका नहीं है सर, आज भी रिपोर्ट मैंने पूछा आपसे रुक गया क्या? मैं कह रहा हूं कुछ नहीं रुका है बजाज भाई, आज भी वहां यूं ही घर लुटी जा रही है, औरतों की मुख्य इज्जत पे हमला हो रही है, समाज को मार रहा है, समाज टुकड़ों में बट गया है, कोई देखने वाला नहीं है ना। नासिर साहब, आपने कहा हिंदू मुस्लिम आपने कहा, मगर आपको नहीं लगता कि गलतियां दोनों जगह है? एक तो इस तरफ भी है, एक तरफ, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार से जुलूस निकाला गया हमास के फेवर में, पैलेस्टाइन के फेवर में, तो क्या गलतियां इस तरफ भी है उस तरफ भी है, और दोनों एक्सप्लॉइट हो रहे हैं? आपके क्वेश्चन में दो सवाल आ जाता, हमास के लिए निकाले या फिलिस्तीन के लिए निकाला। वो अगर फिलिस्तीन के लिए निकालना कोई गलत नहीं है, फिलिस्तीन हमास नहीं है, पहले आप ये समझ लीजिए। हमास एक अलग है, फिलिस्तीन अलग है। फिलिस्तीन वेस्ट में भी है और इधर भी है, आप दोनों को मिलाइए मत कि आप हमास को ही फिलिस्तीन समझ लेंगे तो फिर फिलिस्तीन के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, वहां की ह्यूमैनिटी के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, वहां के बच्चों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, वहां औरतों पे जो जुल्म हो रही है वो नाइंसाफी। आप बताइए 5,000 हमास के लोग हैं, सिर्फ 5,000, और 2 मिलियन लोग रहते हैं, वो 2 मिलियन लोगों के लिए नहीं सोचना चाहिए? यूनाइटेड नेशन ने बहुत अच्छी कल बात है कि ह्यूमन कॉरिडोर बनाओ, वहां से उन लोगों को निकालो जो उनको, पर वो तो कोई आप फिर ह्यूमन राइट भी कल गलत बोला है पैलेस्टीनियन के लिए। अगर मैं बोलता हूँ तरह से होनी चाहिए। नासिर साहब, वहां जो आपने बोले कि पैलेस्टीन के लिए निकालना होगा, बट क्या जो बच्चे इजराइल के बच्चे जो मरे हैं, उनके गर्दन काटे गए, वुमन को रेप किया गया, उनके लिए मोर्चा निकाला या जुलूस निकालते, या दोनों के लिए अमन के लिए निकालते? मैं क्या कह रहा हूँ सर, मैं क्या कह रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत है। हमास की पूरी मजम्मत कर रहा हूं, पूरी मुखालफत कर रहा हूं। वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम किया, उसकी कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। जो हम इजराइल की उस जिस तरह से हुआ है उसकी हम निंदा करते हैं, पूरी इजराइल के साथ हैं, हम फिलिस्तीनियों के भी साथ हैं, हम दोनों के साथ हैं। आप अगर एक आंख को फोड़ोगे, दूसरा आंख फोड़ोगे तो दुनिया में किसी का आंख ही नहीं बचेगा सर। एक आंख के बदला दूसरा आंख लेना शुरू कर देंगे तो कोई आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मैं कहता हूं अलीगढ़ में अगर स्टूडेंटों ने फिलिस्तीन के लिए निकाला तो गलत नहीं किया, पर उनके साथ इजराइल को भी सपोर्ट करते तो और मैं शाबाशी उनको करता, पर हमास को कोई सपोर्ट नहीं कर सकता हिंदुस्तान के अंदर ना। मुझे लगता है जिसके अंदर इंसानियत होगा कोई भी हमास। But this thing has to be made clear. Wait a minute. Nasir साहब, just one second. I know you are speaking in flow. नासिर साहब, एक सेकंड प्लीज। कांग्रेस की जो स्टेटमेंट आई है उसको बीजेपी बार बार दोहरा रही है कि देखिए कांग्रेस जो है एक बार फिर आतंकवादियों के साथ खड़ा है। ये डिस्टिंक्शन जो आप कह रहे हैं, डिस्टिंक्शन जो आपने की
कि Hamas is separate, मेरे पास Palestine is separate. That is something which must come from the Congress. People like you must speak more often about it. जी नासिर साहब बोलिए। सर, मुझे लगता है बीजेपी के लोगों को है ना अक्ल में गोबर भर गया। मेरा एक हार्ड अल्फाज बोलता हूँ, उनके पास अक्ल नहीं है। शायद वो कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं पढ़े होंगे, शायद कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते ना तो इस तरह की बात नहीं करते। बीजेपी के प्रवक्ताओं को पढ़ने का काम नहीं है ना, सिर्फ सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन। आप बताए 7 शेड्यूल आर्टिकल नंबर 246 क्या बोलते हैं हमारे हिंदुस्तान का, क्या कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जो भी भारत सरकार विदेश पे फैसला लेगी हम उसके साथ रहेंगे, स्टेट यूनियन के साथ रहेंगे। तो हम कैसे सरकार के खिलाफ जाएंगे? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, आर्टिकल 246 बोलता है। यानी बजाज भाई आप बताइए, आप तो पढ़े लिखे लोगों में है, आप अच्छे पत्रकारों में है, हमारा 7 शेड्यूल क्या कहता है कि हम विदेश नीति में भारत की सरकार के साथ हो। जो भारत की सरकार ने इजराइल का फैसला लिया हम उसके साथ हैं। हमारे कांग्रेस ने कब बोला है CWC के मीटिंग में कि हम भारत की सरकार के इस फैसले के मुखालफत करते हैं, हम फिलिस्तीन इजराइल के साथ नहीं है। हम फिलिस्तीनियों के मुफलसी के साथ हैं, उन जो बेगुनाह मारे जा रहे उनके साथ है। फिलिस्तीन एक स्वतंत्र कंट्री बने उसके साथ है। मगर आप दो चीज को अलग कर देंगे तो फिर बात पूरी नहीं हो पाएगी। हम कहना क्या चाह रहे हैं, वो दिखाना क्या चाह रहे हैं। यहां उनको एक कौम को टारगेट करना है कि वो मुस्लिम है, ये यहूदी है, यहूदी को हिंदुइज्म में बदल दो। ये नहीं है बात, इंसानियत की है बात, एक ह्यूमैनिटी की है बात। UN भी कर रहा है बात, कांग्रेस भी कर रही है। हम किस तरह से उसकी मुखालफत करेंगे? किसने कहा कि हमारे सबको हम सपोर्ट करते हैं? किस कांग्रेस के लोगों ने बोला? भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल करिए, कब हमने हमास की सपोर्ट की है? हमने कभी हमास की सपोर्ट नहीं की है, ना कभी कर सकते। पर फिलिस्तीन के आजादी के हम सपोर्टर रहे हैं, या हम नहीं रहे, महात्मा गांधी भी रहे। उनको उनकी हक मिलना चाहिए, इसमें कौन सी गलत है? क्या ये अगर वो फिलिस्तीनी गलत है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां गए थे क्या? नहीं गए थे। क्यों नहीं? वहां गए, इजराइल भी गए तो फिलिस्तीन भी गए ना जी। तो क्या वो गलत किया? तो हम फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं ना कि हमास को सपोर्ट करते हैं। आप हमास को फिलिस्तीन बना रहे हैं तो ये हम उस पर कुछ नहीं कह सकते। ये उनके बोलते हैं, उनके दिमाग में अक्ल नहीं है। हम कॉन्स्टिट्यूशन से बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े थोड़ा। आर्टिकल 246 क्या बोलता है, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता, भारत का एक इंसान भी नहीं जा सकता। शायद मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ही जा सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन साफ बोलता है कि विदेश नीति में भारत की सरकार की जो फैसला होगा उसके साथ पूरी देश रहेगी। तो हम कैसे उसके खिलाफ जाएंगे? तो शऊर नहीं है बोलने का कि हम पे एलिगेशन लगाने से पहले उनको सोचना चाहिए हम कौन सी पार्टी है। हम क्रांतिकारी पार्टी है, हम देश के लिए लड़ते हैं, जीते भी देश के लिए हैं, मरते भी देश। हमारे दो प्रधानमंत्री ने इस देश के लिए शहादतें दी हैं। हम पे उंगली उठाते हो? तुम हिंदू मुस्लिम कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। हमने कभी हिंदू मुस्लिम करके हमने सेकुलर की राजनीति की है। India's foreign policy with regard to Palestine has remained consistent. It has been there right from day one that the Palestinians deserve a homeland of their own और उनको एक स्वतंत्र देश मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारत की विदेश नीति कंसिस्टेंट रही है 1947, इनफैक्ट 1936 से लेकर अभी तक, नॉट इवन 47, आई एम टॉकिंग अबाउट 1936। चलिए ये तो बात रही फिलिस्तीन की। सर अब आपको शुभकामनाएं, मुबारक हो। आप कारगिल में हिल काउंसिल में जीत गए, राहुल गांधी जी की मोटरसाइकिल की यात्रा के बाद। बाकी 5 स्टेट की इलेक्शन भी अब अनाउंस हो गई हैं। तो अब ये बताइए कितने स्टेट आप जीत रहे हैं सर, ये बता दीजिए नासिर साहब। इसमें ये क्वेश्चन ही अजीब सा है कि हम कितने स्टेट जीत रहे हैं। हम टोटली स्टेट जीत रहे हैं। कोई भी सर्वे उठा ले, कोई भी सर्वे उठा ले, तेलंगाना में हम आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में हम आ रहे हैं, राजस्थान में हम आ रहे हैं, आप देखिए मिजोरम में तकरीबन हम लोग आ रहे हैं, तो ये छत्तीसगढ़ में हम आ रहे हैं। तो ये है कहां? इनकी पूरी दुनिया लूट चुकी है। मोदी सरकार की नाकामियां जनता जान चुकी है। उनके हर, क्योंकि ये झूठ बार बार बोलते हैं ना, झूठ की कढ़ाई बार बार नहीं चढ़ती, एक बार ही चढ़ती। अब वो कढ़ाई लोगों ने देख ली है। लोगों को अब इनकी झूठों के अफसानों में नहीं आना है। अब ये दुनिया एक अलग रास्ते में जाएगी, एक तरक्की याफ्ता की तरफ जाएगी। क्योंकि हम वो लोग हैं जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा कि 500 में सिलेंडर देंगे तो दे रहे हैं। हमने कहा ओपीएस ओल्ड पेंशन लागू करेंगे तो हम कर रहे हैं। हमने कहा महिलाओं को 1500 रुपए महिला हर महीने देंगे तो दे रहे हैं। बिजली बिल बोला माफ करेंगे तो किया।
हम जो कहते हैं वो करते हैं, इनके पास कहने को कुछ नहीं है, बोलने को बहुत ज्यादा है। तो आपसे बोलते रहिए, हम काम कर। राहुल गांधी जी ने दिखा दिया, जब 4,500 किलोमीटर का यात्रा किया तो लोग हंसते रहे कि ये शहजादा है, ये चल नहीं पाएंगे, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो हमने उस वक्त कहा था हम इस आंधी के साथ नहीं है, हम वक्त के गांधी के साथ हैं। तो उस गांधी ने दिखा दिया कि हम क्या है, क्योंकि इनको गांधी के विचारों से नफरत है। इन्होंने जब महात्मा गांधी जिंदा थे तो उनके शरीरों पे गोली से छलनी कर दी। जब आज महात्मा गांधी नहीं है तो उनके विचारों को मारने का काम किया जा रहा है। जब महात्मा गांधी आंदोलन चला रहे थे, उस आंदोलन को कुचलने का काम किया जा रहा था। तो ये 5 राज्यों के लोग ने जान चुके हैं, ये नेहरू की देश है, ये पटेल की देश है, ये अब्दुल कलाम आजाद की देश है। ये लोग जान चुके हैं कि ये 5 राज्यों की जनता हमें अपने विकास के लिए वोट देगी, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वोट देगी, अपने आने वाली जनरेशन के लिए वोट देगी। इसलिए हम ये 5 राज्य जीत रहे हैं बजाज भाई, ये मैं दावे के साथ आपको बोल सकता हूँ। Including Telangana. Wait a minute. Yes, I want to know. Including Telangana? Yes, sure, why not? Telangana Why भी. not, sir? क्यों That नहीं would be जीतेंगे amazing. सर? क्यों Hey, नहीं if you जीतेंगे? do that, that would be amazing. तेलंगाना में आज देख लीजिए, आज का ही जब हमारी अगेंस्ट जैसी कई जैसी चैनल जो हमारे खिलाफ जाती है, वो हमारे सर्वे में मुझे जिता रही है, तो वहां की बताइए, वहां की आवाम कितने हमसे आगे होगी? यानी वो जो हमारे प्रो बीजेपी है, वो हमें प्रो बीजेपी चैनल हमें जिता रही है। तो आवाम तो हमारे साथ है, हमें मालूम है। मैं पहले भी कहता हूं, मैं किसी भी सर्वे पे हमें ज्यादा यकीन नहीं होता है। हमें अपने जनता पे, हमें अपने आवाम पे, हमारे अपने कार्यकर्ताओं पे, हमें अपने नेताओं पे भरोसा होता है कि हम वहां जीत रहे हैं, तो हम 100% जीतेंगे। जबरदस्त प्रदीप जी, क्योंकि आपका नाज़िर साहब, बीजेपी कंटिन्यूसली अभी पिछले 3-4 दिनों से लगातार ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी और नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद और राष्ट्र सुरक्षा में बीजेपी के पास कांग्रेस फेल है। उनका कहना है कि हम मजबूत सरकार है और कांग्रेस के मजबूर सरकार थे। वो बार बार 26/11 रिटेलिएशन नहीं हुआ, 2008 में दिल्ली ब्लास्ट हुआ, कांग्रेस मौन रहे, बाटला हाउस एनकाउंटर, ये पूरे बीजेपी के टोटल सोशल मीडिया ट्विटर में चल रहा है। बाटला हाउस एनकाउंटर हो गया तो कांग्रेस आतंकवादियों के लिए रोने लगे, और हमने देखा सर्जिकल स्ट्राइक किए, जब ये पुलवामा हुआ तब बालाकोट स्ट्राइक किए, हमने रिटेलिएशन किया, मगर यूपीए सरकार ने कभी रिटेलिएशन नहीं किया। तो राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्रवाद में कांग्रेस कहीं पर नहीं है। तो हाउ यू गोइंग टू, बिकॉज आज जो माहौल चल रहा है, आज माहौल में यही मींस वो प्रोजेक्ट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है कि ओनली बीजेपी कैन गिव यू नेशनल सिक्योरिटी एंड नेशनलिज्म। ठीक है, आपने टेररिस्ट और नेशनल सिक्योरिटी के जो मुद्दा उठाई है, मैं 2-3 मिनट बोलूंगा इस पे। जी बोलिए बोलिए, और आपकी पूरी क्वेश्चन आ जाएगी कि मोदी सरकार बोलती है कि हमने आतंक फ्री देश को कर दिया है। तो मैं थोड़ा काउंटिंग करना शुरू करता हूँ। बैंगलोर ब्लास्ट 28 दिसंबर 2014, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए हुआ या हमारे रहते हुए हुआ? जम्मू पे हमला 20 मार्च 2015, मणिपुर पे हमला 4 जून 2015, गुरदासपुर हमला 27 जुलाई 2015, पठानकोट हमला 2 जनवरी 2016, पंपरू पे हमला 25 जून 2016, कोकराझार हमला 5 अगस्त 2017, उड़ी हमला 18 दिसंबर 2016, बरमूला हमला 3 अक्टूबर 2017, हंदवाड़ा हमला 6 अक्टूबर 2016, नारगोटा आर्मी बेस हमला 29 दिसंबर 2016, सुकमा हमला 24 अप्रैल 2017, भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन बम विस्फोट 7 मार्च 2017, अमरनाथ यात्रा पे हमला 11 जुलाई 2017, सुंजवाना हमला 10 फरवरी 2018, डेल्टा वाला हमला 9 अप्रैल 2019, गुडरिल्ला नक्सली बमबारी 1 मई 2019, सुकमा हमला 13 मार्च 2018, पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019, जम्मू बस स्टैंड ग्रेड हमला 7 मार्च 2019, कश्मीर पे हमला 12 जून 2019, डिब्रूगढ़ चरवारा बम विस्फोट असम का 26 जनवरी 2020, HMT श्री सिंह आतंकी हमला,
कितना सारा आतंकवाद है सर, मैं कितना काउंट करूं सर, आप देखिए। पेज भरा हुआ आपका। ये मैं काउंट करूंगा तो आपकी पूरी प्रोग्राम खत्म हो जाएगी सर। हम पे नेशनल सिक्योरिटी की हमला बात ना करो कि आपने कितने हमला हम पे, आप बटला हाउस की बात करते हो। बटला हाउस में अगर हमने बटला हाउस के कातिलों को सजा दी तो हमने दी, किसने कहा कि हमने रोया? ये तुम्हारा प्रोपेगेंडा है झूठ का। क्या तुमने देखा सोनिया गांधी को रोते हुए? ये किसने देखा? आप सलमान खुर्शीद ने कब बोला मुझे नहीं मालूम, सलमान खुर्शीद के एक बयान को बार बार रिपीट करते हो, तो आप सच्चाई आके सामने दिखाओ। अरे हमने आतंकियों पे जो हमला किया है वैसा हमला आप कभी कर नहीं सकते। हमने टेररिस्ट फ्री करने का काम किया, आपने तो जीएसटी लाया, नोटबंदी लाया, गरीबों को आप बोलते हो ना सिर्फ उसको ही एक टेरर अटैक की तरह का ये चीज। आप नोटबंदी और जीएसटी के लोग रोडों पे मरने लग गए, ये आपका देशभक्ति है? अरे हमने जो देश के लिए किया वो दुनिया जानती है। हमने इस देश को बचाने के लिए पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आपको हम पे नेशनल सिक्योरिटी का इल्जाम लगाते हो। आप बोलते हो कि सर्जिकल स्ट्राइक आज आपने कैसे कह सकते हो कि कश्मीर जो आजाद पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो पाकिस्तान का हिस्सा है? वो तो हमारा हिस्सा है, हमारा कश्मीर का हिस्सा, हमारा भारत का मूल हिस्सा है। आप उसके अंदर हमला करते हैं, यानी हमारी ही जमीन है वो कोई पाकिस्तान की जमीन नहीं है, वो हिंदुस्तान की जमीन है जहां आपने बम मारा। तो आप कैसे कहते हो कि आपने दूसरे के देश में जाके वो आपके बहादुरी हम उस दिन गिरते, उस दिन पूरा पीओके को कश्मीर में मिला देते, तब आप बात करते। आपने नेशनल सिक्योरिटी पे हमसे बात करने का हक नहीं है। अगर बात करना है तो पूरा बात करो और हम पूरी चिट्ठा करेंगे। आप हम पे कहीं टिक नहीं पाओगे कि हम देशभक्त, हम क्रांतिकारी पार्टी, हम चाइना से जमीन छीन के लाते हैं। आपने कौन सा चाइना से जमीन छुड़ा के लाया है? कौन सा सिक्योरिटी की बात करते हो? हमारे जवान शहीद हो गए, आप कौन सी बात करते हो? कौन सा नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हो? हमारे देश में आके चाइना बैठा है, आप उसको निकाल नहीं पा रहे हो, आप बोलते हो नेशनल सिक्योरिटी की। कौन सी नेशनल सिक्योरिटी? आप बताइए बजाज भाई, राजीव भाई, आप बताइए कौन सा नेशनल सिक्योरिटी, पूछ के बताइए। एक चीज तो है, कारगिल में जब हाल ही में राहुल गांधी पहुंचे थे तो वहां के जो गडरिये हैं उन्होंने उनसे बात करी थी और उन्होंने उनको ये कहा था कि यार हम जहां भेड़ें चराया करते थे वहां पे आजकल चाइना बैठा हुआ है। चाइना बैठा जी, तो राहुल गांधी साहब ने जब ये कहा कि भाई ये नेशनल सिक्योरिटी है जी, तो राहुल गांधी साहब ने कहा तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। तो अब हिल काउंसिल ने जो अब वोट दे दिया राहुल गांधी को, अब मुझे लगता है लोगों को जरा गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन ये बताओ मुझे, ये मिस्ट्री है यार नासिर साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, थोड़ी सी मिस्ट्री मेरे लिए। बीजेपी से ये सवाल कोई कुछ पूछता क्यों नहीं है? सरकार से ये सवाल कोई मीडिया में क्यों नहीं पूछता कि चाइना के ऊपर प्लीज लेट अस नो व्हाट इज द रियल पोजीशन, असल पोजीशन क्या है? क्योंकि वहां के जो शेपर्ड्स हैं, मैं सिर्फ बाय द वे जरा ध्यान से सुनिए, मैं सिर्फ लद्दाख की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की भी बात कर रहा हूँ। वहां पर भी वही स्थिति है, क्योंकि आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड से बहुत लोग आते हैं जो यहाँ मुंबई में हैं, जो ब्यूटी पार्लर वगैरह में काम करते हैं। उनसे अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि चाइनीज आर्मी जब चाहे अंदर घुसाती है यार हमारे गांव के। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर। सो व्हाट इज गोइंग ऑन? नासिर साहब बताएं। आपने बॉम्बे में सुना है और दिल्ली में सुना है, हमने तो ये संसद के अंदर सुना है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि चाइना हमारे जमीन पे आ चुका है, हमारे खेतों पे कब्जा कर रहा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब ये रिकॉर्ड में है संसद के अंदर, तब भी भारतीय जनता पार्टी अपने आप को नेशनल सिक्योरिटी पे बात करती है और देशभक्ति की बात करती है। तो कैसे बात करती है मुझे नहीं मालूम। उनकी एक ही टारगेट है कि ये नेशनल सिक्योरिटी को तोड़ दो, कौमों को लड़ा दो, एक कौम दूसरे कौम से लड़ने लग जाए, इसमें उनको मुनाफा हो जाएगा। वो कभी गंभीर से चाइना पे बात नहीं करते, क्योंकि मुझे याद है जब वो यूएस की वीजा नहीं मिलती थी तो वो हर वक्त चाइना चले जाते थे। कौन सा चाइना से उनकी दोस्ती है मुझे नहीं मालूम। कई बार आरएसएस के लोग चाइना से वहां जाके ट्रेनिंग लेते थे, कौन सा ट्रेनिंग लेते थे वो बताना चाहिए। कौन सा एग्रीमेंट साइन करके वहां आते थे कि हम दुनिया के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बनेंगे, हम दुनिया की सबसे बड़ी ये बनेंगे, क्या थे वो बताना चाहिए। कौन सा वो एग्रीमेंट था चाइना का? आखिर क्यों ना अपनी लाले आंख क्यों नहीं दिखाते हैं? क्यों नहीं उनको डराने धमकाने का काम करते हैं? क्यों नहीं? पर आपकी जुबानें सूख जाती है, आपकी धड़कनें रुकने लग जाती है जब चाइना का नाम ले दो।
क्योंकि आपकी खौफ है उसकी। मुझे नहीं मालूम ये कौन, हमने तो लड़ाइयां लड़ी है चाइना के खिलाफ, हमने उनसे जमीनें छीनी है, सिक्किम इसकी गवाह है, आप जानते होंगे, हमने जमीनें छीनी है उनसे। तो हम पे नेशनल सिक्योरिटी की और हमसे देशभक्ति की कोई बात ही ना करे। हमसे बड़ा देशभक्त कोई हो ही नहीं सकता। हमने इस देश के लिए शहादत दी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, पता नहीं आपके पास ये जानकारी है या नहीं, मुझे मालूम नहीं है, मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अभी भी जो आपने लिस्ट बनाई दिखाई, जो आपने सुनाई, उसमें 3 बहुत बड़े मिलिट्री कंटोनमेंट हैं, 2 आर्मी कंटोनमेंट हैं और एक एयरफोर्स का कंटोनमेंट। एयरफोर्स कंटोनमेंट इज ऑफ कोर्स एट पठानकोट, उरी, नगरोटा। इन 3 मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स पर पहली बार टेररिस्ट अटैक्स हुए। आपको याद आता है कि कांग्रेस के कार्यकाल में कभी भी आर्मी कंटोनमेंट पे कभी अटैक हुआ? मुझे याद नहीं आता, आपको याद आता है तो बताएं। मुझे नहीं याद है, और मैंने ये पढ़ के भी बताया पुलवामा पे कहाँ पे हुआ, कहाँ मैं ये 3 कंटोनमेंट्स की बात कर रहा हूं। और पठानकोट में हमें इल्म नहीं है कि हमारे राज्य में हुआ है, इसलिए मैं उस पर नहीं बोल सकता, मुझे इल्म नहीं है। और एक और सवाल, एक सेकंड, पूरा जवाब देते हैं इकट्ठा। कांग्रेस के कार्यकाल में कभी भी प्रदीप जी, आपको याद हो, आपको अगर याद हो तो आप बता दें। आई एम एन ओल्ड जर्नलिस्ट, एज यू नो, माय हेयर इज गॉन व्हाइट, मे बी माय मेमोरी इज फेडिंग। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस के कार्यकाल में कभी पाकिस्तानी आईएसआई को इनवाइट नहीं किया गया ये देखने के लिए कि या ये पठानकोट का जो अटैक है आप ही लोगों ने किया, जरा आके देख लो। कांग्रेस के कार्यकाल में आपने कभी इनवाइट किया पाकिस्तानी आईएसआई को? सर नासिर साहब। सर ये हम तसव्वुर में भी नहीं सोचते कि हम उन्हें बुलाएंगे, तो इसका हम जवाब क्या दें? हम तसव्वुर और ख्याल में भी नहीं होता। हमारे वो एनिमी है, हम उन्हें अपने दुश्मन मानते हैं। हम उन्हें मानते हैं कि वो हमारे लोगों पे कितने अटैक किए हैं, हमारे लोगों की जानें ली, हमारे जवानों की जानें ली है, हमारे दिल्ली में ब्लास्टों में जवाने गए। हम उन्हें कैसे बिरयानी खिलाने के लिए बुला सकते हैं कि आओ तुम देख के जाओ? हम उन्हें अपनी खुफिया चीज कैसे साझा कर सकते हैं? वो भी आर्मी बेस हम उन्हें दिखाएंगे? ये कांग्रेस की देशभक्ति है कि हम अपनी चीजें नहीं दिखाते। ये कौन सी देशभक्ति है भगवान जाने, मुझे नहीं मालूम है। तो मैं बोलते ना, ये इन्हें देश से मोहब्बत नहीं है, इनको किसी चीज से मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ एक कॉमनल है, ह्यूमैनिटी को बिगाड़ना है, एक कॉमनलवाद को बिगाड़ना है, मोहब्बत जगाना है। हम मोहब्बत के लिए लड़ते हैं, हम लोग मोहब्बत को जानते हैं, हम सेकुलर लोग हैं, हम सारे लोगों को लेके चलते हैं। आज देख लीजिए ना, महिलाओं पे, दलितों पे आए दिन अत्याचार, उस पर ये लोग बात नहीं करेंगे, कभी अपने घोटालों पे बात नहीं करेंगे, जितना लूट मचा रखा है ये बात करेंगे, इधर की उधर की, क्या बात करते हैं मुझे मालूम नहीं, कुछ मुद्दों पे बात ही नहीं है इनकी। जातीय जनगणना, नाज़िर हुसैन साहब, राहुल गांधी जी का कहना है कि वी विल इम्पोज इमीडिएटली ऑन फॉर्मिंग द गवर्नमेंट द कास्ट बेस्ड सेंसस। राहुल गांधी जी का कहना है, he says the disparities are immeasurable, इतना बड़ा डिस्पैरिटी हो रहा है। सोशल एम्पावरमेंट ऑफ ओबीसी, आदिवासी, ट्राइबल्स, राहुल गांधी जी का कहना है बिहार में जिस प्रकार कास्ट सेंसस हुआ 84% ओबीसी, एससी, एसटी, और एक ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, राहुल गांधी जी ने पूछा इस रूम में कितने ओबीसी है, एक हाथ उठा नहीं, कितने एससी है एक हाथ, कितने आदिवासी है, कुछ हाथ उठा नहीं है। तो बोले कि मैं इस सोशल एम्पावरमेंट के लिए लड़ रहा हूं कि आपको खुद मालूम नहीं है कि कितने हैं। तो पर बीजेपी आज किस प्रकार से कह, बीजेपी का कहना है कि 60 साल में आप तो कुछ किए नहीं, कांग्रेस ने कुछ नहीं किए, कांग्रेस 60 साल राज कर रहे थे आउट ऑफ 75। बोले कि वीपी सिंह के साथ बीजेपी सपोर्टेड गवर्नमेंट ने 27% मंडल कमीशन को लाया, बीजेपी इज टेकिंग क्रेडिट फॉर दैट विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ जो गवर्नमेंट सपोर्टेड था, दैट हैज बोथ द 27% मंडल, नॉट द कांग्रेस। तो ये आप कैसे लोगों को समझाएंगे कि यू आर रियली कंसर्न्ड अबाउट ओबीसी, एससी, आदिवासी एंड ट्राइबल्स? नासिर हुसैन साहब, ये भी एक बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि ये 1979 से मंडल की डिमांड उठी और लगभग मुझे लगता है, मुझे थोड़ी याद नहीं है, तो 92 या 93 के आसपास ये मंडल कमीशन लागू हुआ। शायद मुझे ईयर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि 92 में हुआ या 93 में हुआ, आसपास इसी के आसपास में ये मंडल कमीशन इनकी 27 में लागू हो गया। 79 से ये बनना शुरू हुआ। तो ये रोहिणी कमेटी का भी रिपोर्ट एक आया था तो चंद दिन पहले, तो उसमें यही था ना, जो जातियां है 27% रिजर्वेशन जो है, वो क्या 27% सच में ओबीसी को मिल रहा है?
तो हम लोगों ने डेटा देखा तो सिर्फ 5 से लेके 12% तक ही उनको सिर्फ ओबीसी को अभी तक रिजर्वेशन है, उनको ज्यादा मिलता नहीं। पर राजीव गांधी का सपना होता है ताकि इन लोगों को रिजर्वेशन मिले, मंडल लोगों को मिले, कमंडल को। पर मंडल कमंडल की आग तो उन्होंने लगाई थी ना ओबीसी में, इन्होंने जातियों को लड़ाया था। तो मंडल कमंडल करके इनको सत्ता में तो आना था। मोरारजी देसाई थे, बीपी सिंह थे, सभी थे। इन लोगों ने मंडल कमंडल की आग जब देश में लगाई तो आज ओबीसी के समाज को वो हक क्यों नहीं मिला, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। तो इनको पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि जातियों की लड़ाई हमने नहीं छेड़ी थी। अब हमने एम्पावर की बात की है कि ओबीसी समाज को उनकी जो हक है वो मिलना चाहिए। तो इसमें क्या गलत है? जाति जनगणना बिहार ने किया तो पूरे हिंदुस्तान को आईना दिखाया, और बिहार से कुछ भी एक चलता है तो महात्मा गांधी ने भी आंदोलन की शुरुआत बिहार से ही की। तो उन्होंने जब ये यात्रा शुरू की तो आज देश में आजादी, आज हमने बिहार से ये जाति जनगणना उठी तो पूरे देश में आज इसकी बात हो रही है। तो ओबीसी समाज को मिलना चाहिए 27% रिजर्वेशन जो है। पर हाँ, इसमें भी एक बड़ा पेच है कि कई निचली ओबीसी जो है, अपर ओबीसी को फायदा ज्यादा मिल रहा है, निचली ओबीसी को कम मिल रहा है। तो वो नीचे के जो ओबीसी है उनको भी एम्पावर किया जाए, वो भी मेन स्ट्रीम में आए। तो इसमें क्या गलत है? ओबीसी को उनका हक मिले तो क्या उन्हें मिलना चाहिए? क्यों इनको पेट में दर्द है? ओबीसी के वोट से आप सत्ता में आते हो, ओबीसी के वोट से आज आप सरकार में हो, तो उस ओबीसी के समाज को आपको आज कुछ देने की बात आए तो आपको तकलीफ हो रही, क्यों हो रही है? यही सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं। आपने अभी कहा ना, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन सैकड़ों लोग थे, पर एक ओबीसी के लोगों ने नहीं हाथ उठाए, ना ट्राइबल थे ना दलित। आखिर क्यों नहीं वो स्ट्रीम में आ रहे हैं? इसकी कमी है। सिर्फ आप मेरे पे बिल फाड़ दो, मैं आप पे फाड़ दो, ये मसला नहीं है। मसले का हल क्या है? आप आज 9 साल से सत्ता में, तो क्यों नहीं लाए? आप कहते हो ओबीसी के हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज्यादा है, हमारे अरे आप जीत के आए हो तो आंकड़ा ज्यादा हो सकता है, मगर क्या वो सच में इतने परसेंटेज आ रहे हैं वो देखिए। ओबीसी को उनका हक दीजिए, पूरे जात में सेंसस कास्ट कराइए, कितने कौन है उनको मालूम पड़े। आपको क्यों जाति जनगणना से डर रहे? तो लेकिन जातीय जनगणना कराई तो थी, आपसे पूछ रहा हूं। कांग्रेस ने कराई थी भाई, कराया था 2011 का सेंसस पड़ा है ना, 11 का वो रिलीज क्यों नहीं कर रहे? वो दिखाना नहीं। देखिए अभी क्या हुआ, अभी आपको अच्छा सवाल निकाला आपने, 2011 का निकाला। कर्नाटका के अंदर येदियुरप्पा जी ने भी कराया था जी, वो भी ठंडे बक्से में छिपा कर रखा रहा। अभी उसको येदियुरप्पा जी बाहर ला रहे हैं, सॉरी रमैया जी अभी बाहर ला रहे हैं। तो अभी इनको समझ में आएगा, क्योंकि ये वहां भी डेटा छिपा लिया था। कुमार स्वामी जब थे वो भी बैठ गए बिल छिपाकर, अब ये भी छिपाकर बैठ गए। जबकि जाति जनगणना कर्नाटका में हो चुका है, उसको सिर्फ शो करना है, वो नहीं कर रहे। अभी सीतारमैया जी उसको लाने वाले हैं, तो इनको भी वहां तक। तो अभी ओबीसी को पता चल गया कि ओबीसी की वोट चाहिए इनको, ओबीसी को इनको कुछ देना नहीं है। क्योंकि इनकी ये लोग घोटालेबाजी हो गए ना, हर जगह घोटाला करते हैं। मेरे पास घोटालों का इतना सारा मैं लेके आया हूँ, शायद मेरे पास टाइम भी आपके पास नहीं होगा, नहीं तो मैं गिनती करूँ तो थक जाएंगे आप पूरी दिन। 25 पेज का है स्कैम इनका, इतने स्कैम है इनके सर। मैं कितना करूं, मैं लगता है 1 घंटा जाएगा पूरा शो में आपके इनके स्कैम में पढ़ना शुरू करूंगा। इतने स्कैम है इनके, कितने स्कैम गिनाओगे? ये बोलते हैं कि हम सती हैं, मेरे साथ उतरे लोग हैं। इतना बता दीजिए, क्या इन स्कैम्स पे, जैसे प्रदीप जी अक्सर बोला करते हैं और वो कोट करते हैं प्रियंका गांधी जी को कि भाई इतने मध्य प्रदेश के व्यापम स्कैम को ही ले लें, अरे भाई उसमें जो नॉर्मली सरकारी तंत्र जो हैं, जो हर एक के घर पहुंच जाते हैं, हो सकता है कि आपके भी घर पहुंच जाएं, कल सुबह हमारे भी घर पहुंच जाएं, सबके घर पहुंच जाएं, तो व्यापम स्कैम में अभी तक किसी के घर नहीं पहुंचे। ये क्या है? मतलब ये मैजिक ट्रिक है क्या है? 50 लोग मरे, 50 पीपल हैव डाइड। और प्रियंका गांधी जी ने 250 घोटाले गिनाए मध्य प्रदेश के, 250 घोटाले 18 साल में। अभी मैं ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ 4-5 घोटाले गिना देता हूँ, बड़े बड़े घोटाले। आपने बैपम का घोटाला लिया, कितने का घोटाला है प्रदीप भाई आपको पता है? 2000 करोड़ का। अवैध खनन घोटाला 50,000 करोड़ का घोटाला। ई टेंडर घोटाला 3,000 करोड़ का घोटाला। आरटीओ घोटाला 25,000 करोड़ का घोटाला। शराब घोटाला आप देखिए कितना, शराब घोटाला में 86,000 करोड़ का घोटाला है।
अरे यहाँ कन्यादान घोटाला भी कर दिया, शादी कन्यादान घोटाला भी ये कर क्या दिया। है? ये क्या है कि लड़कियों के जो कन्यादान में जो थोड़े बहुत दहेज ये देते होंगे उनको गिफ्ट के रूप में, तो वहां पे नकली शादियां करा दी, लड़का लड़की बैठा के 150 लड़कियों को बैठा दी, वो पैसा अपने घर ले गए सामान। ये भी घोटाला है। तो इनकी इतनी घोटाले किए हैं इन्होंने, कन्यादान, लड़की दान, महाकाल लोक घोटाला, बिजली घोटाला, कम घोटाला है इनका। इतने घोटालेबाज हो गए ये, झूठ बोलने में बोलते हैं राम को, ऐसे लोग राम को मानने वाले लोग होते हैं जो इतने पैसे खा गए। ये रामराज है, ये जंगल राज बना के रख दिया है इन लोगों ने। बताइए बिजली घोटाला में 94,000 करोड़ का घोटाला, सिर्फ एमपी का बता रहा हूं सर ये जी, और कोई पूछने वाला नहीं है। और ये ईडी, सीबीआई और ऑपोजिशन तक पहुंच जाती है। ठीक है, पहुंचो, अगर हम गलत हैं हमें गिरफ्तार करो, जेलों के सलाखों में डालो, हमें कोई दिक्कत नहीं, मगर आप न्यूट्रल रहो, आप सही से जांच करो, आप उनके पास भी जाओ। आज भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों पे लिखे, चलिए भारतीय जनता पार्टी छोड़िए, जो दूसरे दल से उनके दल में आए, अजीत पवार जी हैं, क्यों नहीं जाते? नारायण राणे क्यों नहीं जाते? हसन मसरूफ क्यों नहीं जाते? क्यों खामोशी हो जाती है यहाँ पे आपको? नासिर साहब, एमएस विश्व शर्मा क्यों नहीं जाते हो? यहां क्यों डर लगता है आपको? ऐसे तमाम नेता के नाम मैं गिना सकता हूं जिनके ऊपर ईडी, सीबीआई का इंक्वायरी चल, आज सारे लोग खामोश। आज सिर्फ आप ऑपोजिशन तक जाने का काम कर रहे हो, उन तंत्र के पास पहुंचने का काम नहीं कर रहे हो जिनका नाम आप दिन रात, इवन हमारे देश के प्रधानमंत्री भी लिया करते थे, आज वो भी खामोश है। ये लोकतंत्र है कि एक ईडी, सीबीआई से आप देश की सरकारें चलाओगे? ये लोकतंत्र है? ऐसे लोकतंत्र को लोकतंत्र कहते हैं तो मैं ऐसे क्या बोल सकता हूं? नासिर साहब, नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बीजेपी कर रहे हैं आपको एक्सपोज करने के लिए। नए टेक्नोलॉजी, भूपेश बघेल का जो स्कैम्स है उसको उजागर करने के लिए एक क्यूआर कोड निकाला है बीजेपी ने। क्यूआर कोड, आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, तुरंत भूपेश बघेल जी के छत्तीसगढ़ में कितने भी घोटाले किए वो पूरे एक साथ बाहर निकलेगा। उसका नाम, ऐप का नाम है भूपे। तो ये हाईटेक टेक्नोलॉजी बीजेपी का, और आगे जाके वो जिस प्रकार से राहुल गांधी जी को रावण के अवतार में पेश किया, ये एक बहुत चिंताजनक चीज है जिसमें आपके पूरे कांग्रेस ऑन द रोड, ऑन द स्ट्रीट, हर पूरे देश में विरोध किया। आप प्रोटेस्ट किया, डेमोन्स्ट्रेट किया कि बोले ये बहुत निचले स्तर पर आप राजनीति कर रहे हो कि रावण का तुलना और राहुल गांधी जी को दोनों को कंपेयर करना। तो क्या सचमुच वाकई में ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल समझ सकते हैं, बट रावण के वेशभूषा में राहुल गांधी जी को और बीजेपी करना क्या ये ठीक है? देखिए, आपने भूपेश जी के बारे में बोला क्यूआर कोड लेके आते हैं। मैं कह रहा हूं अभी भी तो ईडी, सीबीआई, तमाम जितनी संस्था है वो आपके कंट्रोल में है। आपको भाषण देने की जरूरत नहीं, आपको इंक्वायरी करने की जरूरत है तो आप कोर्ट में साबित करो, पटल पे लेके आओ, आप एलिगेशन मत लगाओ। और हम जो कह रहे हैं ये तो कोर्ट के पटल पे भी है, आप इस पे फैसला क्यों नहीं ले पा रहे हो? कितने एलिगेशन आपने गिराए? आप सिर्फ चुनाव में आके मुद्दा बनाने का काम कर रहे हो। अगर बघेल साहब है तो जनता है वहां पे, जनता इसकी फैसला करेगी, जनता इसका हमें रिजल्ट दे देगी। मगर आपने रावण की बात करी है तो ये इनके पेट में, इस पर जरा जवाब देता हूं। रावण कहते हैं आप, जो इंसान 4,500 किलोमीटर इस देश के लिए चला हो, महिलाओं के लिए चला हो, ट्राइबल के लिए चला हो, दलितों के लिए चला हो, आदिवासियों के लिए चला हो, आम हमारे आप उन सब के लिए चला हो, मजलूमों गरीबों की आवाज चलाओ, इसे आप रावण कहते हो? उन कार ड्राइवर को देखिए, बस ड्राइवर को देखिए, ट्रक ड्राइवर को देखिए, कारपेंटर्स देखिए, मैकेनिक्स देखिए, होटल्स देखिए, जहां भी जाइए राहुल गांधी उनके साथ पहुंच के खड़े हो जाते हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाते हैं, उनके दुख और दर्द को समझते हैं, उनकी दिल की बात करते हैं, उसे आप रावण कहते हो? उस गांधी को आप रावण कहते हो जो आपके सवालों के, उनके सवालों से आप भाग रहे हो? उस राहुल गांधी को आप बोलते हो जिनकी सदस्यता छीनने का आपने नापाक काम किया? उस राहुल गांधी को आप रावण कहते हो जो आपके रोज रात आपसे सवाल पूछ रहा है कि मजलूमों को हक दो, गरीबों को हक दो, किसानों की हक दो, किसानों की आय दुगना करो? आप नहीं सुन रहे हो। आप अडानी के घोटालों पे बात उठा रहा है तो आपको रावण कहते हो, क्योंकि अडानी के रिश्ते को आपको दिखाने का काम कर रहा है तो आप उन्हें रावण कहोगे।
ये देश चला हो गया। आप मुद्दों की बात मुद्दों से होती है, सवालों की बात सवालों से होती है। आप जवाब देने का हक नहीं है तो आप किसी को रावण बना दोगे। ये इंसानियत है, यही रामराज है, इसी को रामराज कहते हैं। ये राम को भी धोखा देंगे। मैं कहता हूं कि राम के नाम पे वोट मांगने वाले लोग रावण को ही पूछते होंगे, मुझे लगता है, इसीलिए उनको रावण सब। तभी तो कहता हूं इनको रावण भी दिखता है, मुगल भी दिखता है, और इनके राम नहीं दिखता है। इनके मुंह से कभी राम नहीं आएगा। जब भी नाम आएगा तो मुगलों का नाम आएगा, जब भी नाम आएगा तो रावण का नाम आएगा। इसलिए बोलते हैं ये रावण प्रस्त लोग है, इसलिए हमने ये जानना चाहता हूं आपसे नासिर साहब, जब भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता से बात होती है या नेता से बात होती है ऑफिशियली, मतलब अनऑफिशियली क्या बात होती है उसके बारे में तो जिक्र करना फायदा ही नहीं है, क्या बात करें उसके बारे में, तो हमेशा कांग्रेस की ही बात करते हैं। पंडित नेहरू से शुरू करते हैं, सोनिया गांधी जी तक आते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह तक आते हैं। तो आज की बात कोई क्यों नहीं करता है? मतलब बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं यार, बहुत अच्छे काम किए हैं, वो तो बोलते हैं ना हमारा 9 साल बेमिसाल इतना बड़ा वो है, पर हमेशा ही आप और तो और छोड़िए, आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमेशा ही कांग्रेस की ही बात करते हैं। क्या आर दे ऑल इन लव विद द कांग्रेस? ये सब लोग कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या है ये मतलब? देखिए क्या होता है कि कांग्रेस, जब आपके पास कोई जवाब नहीं होता है तो आप किसी दूसरे पे छिका करके निकल जाओ। आपके पास जवाब नहीं होगा तो आप इधर उधर की बात करो। कांग्रेस की बात करते हो तो कांग्रेस की तरफ बन के देखो। कांग्रेस ने जितनी आप सरकारी कंपनियां बने उतनी कंपनियां बनो। कांग्रेस से मुकाबला करना है तो उनके मुकाबले के इतना खड़े होकर देखो। कांग्रेस के बराबर आना है तो उतनी सरकारी कंपनियां बनाओ, लोगों को नौकरियां दो, किसानों की आय बढ़ाओ, स्कूल्स बनाओ, कॉलेज बनाओ, IIMs बनाओ, एम्स बनाओ। ये सब आप वो सब नहीं कर सकते हो ना। तो कांग्रेस ने जो चीजें बनाई है उसे सिर्फ आप बेच रहे हो, उसे बेच के आपको मालूम हो रहा है, इसलिए आप कांग्रेस पे इल्जाम लगा सकते हो ना। हम बात करते हैं हॉस्पिटल्स क्यों नहीं सुधर रहे, तो आप बात करते हो कांग्रेस की। हम बोलते हैं नांदेड़ में बच्चे क्यों मर रहे हैं, तो आप बात करते हो कांग्रेस की है। हम पहुंचते हैं कि औरंगाबाद में बच्चे क्यों मर रहे हैं, हॉस्पिटलों में दवा नहीं है, तो आप हम पे बात करते हो। हम बात करते हैं नागपुर की कि वहां बच्चे क्यों मर रहे हैं, वहां हॉस्पिटलों की हालत क्यों बदतर है, तो आप बात करते हो कांग्रेस की। अरे आप कांग्रेस से बात करने से बेहतर है कि उन हॉस्पिटलों की तकदीर बदल दो, उन हॉस्पिटलों की हालात बदल दो। वहां जो पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है उन कमी को दूर करो। वहां जो मेडिकल नहीं है, मेडिकल के सामान लाओ। मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन का सामान लाओ। आप कांग्रेस पे छीटा करने से क्या होगा? कांग्रेस ने अगर गलती की है उसकी सजा जनता देगी। हमने काम किया होगा जनता देगी। हम जनता पे भरोसा करते हैं, इन्हें अपने काम पे भरोसा नहीं है, इसलिए हम पे कर। आपके पास गिनाने को कुछ नहीं है, आपको बताने को कुछ नहीं है, इसलिए हम पे एलिगेशन। हमसे मुकाबला करना है तो कांग्रेस जैसा काम करो। मैं आज भी बोलता हूँ नासिर साहब, करीबन 300 किलो MD मेफेड्रोन मुंबई नासिक में पकड़ा गया। मुंबई पुलिस के ऑपरेशन थे। नाना पाटोले जी कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसमें करंट सरकार के बहुत सारे दिग्गज नेता इसमें इन्वॉल्व है। जहां नासिक में ड्रग्स बनाने वाला फैक्ट्री था, मेफेड्रोन MD बनाने वाला फैक्ट्री बना था, और वहां से एक्यूज जो थे हॉस्पिटल में एडमिट था और हॉस्पिटल से भाग भी गया। आज नाना पाटोले जी, सीनियर कांग्रेस आपके महाराष्ट्र के अध्यक्ष, उन्होंने भी आलोचना किया है। सुषमा अंधेरी जी ने, संजय राउत जी ने आलोचना किया है कि यहां के मिनिस्टर भी इन्वॉल्व है इस ड्रग ट्रेड में, बिकॉज एक छोटा अमाउंट ने 300 करोड़ का ड्रग पकड़ा है। और जिस प्रकार से वो भागा वहां से, पाटिल जो है, जो एक्यूज्ड पाटिल है, तो उनका पूरा रिकॉर्ड और डिटेल्स निकालने पर मालूम था कि हैबिचुअल क्रिमिनल है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, और उनको सपोर्ट है हाई एंड माइटी सरकार में जो है। तो ये क्या एक चल रहा है ये महाराष्ट्र में? अब तक हम लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, मगर अभी ड्रग्स और इस चीज में भी जो नाम आ रहे हैं सरकारी लोगों का, कैसे देखते हो अब नाना पाटोले जी जिस प्रकार से वर्णन किया? मैं तो हैरान हूं, आपने जो सवाल किया, भाग गया और यहाँ की कानून सोई हुई है। कोई गुनहगार इतना 300 करोड़ का ये ड्रग्स ले और ये करे और वो भाग जाए, कि कानून की विफलता नहीं है तो क्या है? आखिर किसको बचाने के लिए उसको भगाने का काम किया है? कौन से वो मिनिस्टर है जो उसके साथ मिले हुए थे? ये बात तो अभी आज भी चंद दिनों की बात है। वो कौन लोग हैं जो उसको मदद कर रहे हैं? आखिर भारतीय जनता पार्टी और यहाँ की सरकार, शिंदे साहब को, देवेंद्र साहब को बताना चाहिए वो किसको बचाने के लिए उसको भगाने का काम कर रहे हैं।
तो ये सवाल हमने उठाया है और ये पूरे महाराष्ट्र में आज ये सवाल मुद्दा है। मुझे लगा था ये मुद्दा आएगा या नहीं पता, आपके क्वेश्चन में आया, बहुत बड़ी बात है, बहुत शुक्रिया इसके लिए। पर ये मुद्दा बहुत बड़ा है, ये किसको बचाने के लिए काम कर रहे हैं, कौन है वो लोग, कौन है आज का हेल्थ मिनिस्टर, कौन है, आज सब कुछ जानने का हक है इस देश में, ये महाराष्ट्र के लोगों को। क्यों उसको भगाया, किसकी फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत जल्दी ये खुलासा होगा, चंद दिनों में खुलासा होगा, क्योंकि अभी हमारा, आपको मालूम है, पूरे महाराष्ट्र में हमारा आढावा बैठक चालू है, तो सारे हमारे नेतागण थोड़ा बिजी है। अभी 2 दिनों में देखिएगा, इसके ऊपर बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे आ रहे हैं, इससे होता है। जी नासिर साहब, that's just about it for today. Thank you so much, sir, for joining us. Always a pleasure talking Thank to you, you. sir. It is always a great pleasure Thank you, sir. having such a handsome young man on our show who is so articulate. And so you will balanced, go. sir. So balanced. And I hope to see him very soon, either in the assembly or in parliament. That will be wonderful. Sure. Right, Nasir Sure, sir, sir. thank you very much. Namaskar. Namaskar. Thank you, sir. Thank you so much. Well, that's just about it as far as Mr. Nasir Hussain is concerned, and he was very articulate, very straight. And if you notice, he actually made that distinction, which Mr. Khalge made this morning. Exactly, sir. That listen, do not equate Hamas with Palestine. Hamas is a terrorist organization. Palestine is a state that we support in the sense that Palestinians need their own state. That's it. Now these two are different. अब ये अगर कांग्रेस जो है इस डिस्टिंक्शन को बहुत अच्छे तरीके से हर जगह पे एक्सप्लेन कर ले तो मुझे लगता है सबके लिए बहुत अच्छा होगा, very frankly speaking. And clear, the spokesperson also said that he denounces the Hamas attacks. Yes. It's a terror strike. It's a terror attack and cannot be supported at any cost. We denounced it. I mean that kind of statement. And it is anti-Islamic. Bilkul, sir. Completely and totally anti-Islamic. Killing of innocent children, raping and killing of women, and killing old people and unarmed civilians is a terrorist attack. That's it. That's terrible. Absolutely terrible. And I'm very glad that the Congress has made the distinction. So unlike yesterday, today Mr. Nasir Hussain was very, very clear. Hamas alag hai, Palestine alag hai. I think finally the Congress has got its act together because they must have realized the kind of backlash that their statement has got yesterday, I think. Right, and that is just about it. I hope, one other thing that I think we need to talk about a little bit over here, Pradeep ji. You know, we are very vulnerable in the sense that जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, we should be on very high alert. बिल्कुल. हम लोगों को बहुत ही सतर्क रहना होगा कि इस किस्म का हमला कहीं हिंदुस्तान के किसी हिस्से में ना हो जाए. Because you never know. Because they have roots everywhere. As you are so fond of quoting General Musharraf's book that, you know, on all over South India we've got enough sleeper cells all over the place. तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पे intelligence network, security network has to be really on high alert because we have to be sure that our people are protected. Now, this kind of attacks is unexpected. You know, you have 7,500 missiles being rained into one particular region, area or small place, country, whatever it is. At the same time, then you have suicide bombers parachuting into the country, into the state, into the city, wherever it is. And they have got only one intention, to inflict terror activities, to kill people. To kill Jews, destroy Israel. Yes. So this kind of a thing can happen anywhere. And especially in India, That's because right. But what I'm shocked at is, like, for example, in Australia, there was this demonstration in support of Hamas, and they were actually saying stuff like "gas the Jews." Now you remember Adolf Hitler and Himmler; they actually gassed about 5 million Jews to death in concentration camps. 50 लाख यहूदियों को पॉइजन गैस से मारा गया और आज आप डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में गैस द जूस. अरे आपको अगर फिलिस्तीन से इतनी मोहब्बत है तो आप जाइए ना वहाँ पर. वाई यू स्टेइंग इन अ वाइट कॉकेशियन कंट्री? आप अमेरिका में क्यों रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्यों रह रहे हैं? जाइए वहाँ रहिए. दिस इज समथिंग विच इज वेरी स्ट्रेंज. ये विडम्बना क्या है प्रदीप जी? That is what you said is right. If you love a country and people, you should be staying there, not should be staying there. Fight for them. Or create protest in support of them. Fight for them. London में
it's a wider network, a big umbrella that is working where this particular cause is concerned, where you have a toolkit being spread out everywhere and everybody blindly follows it. I remember one interview when you did a Zakir Naik interview, and people who have not even seen the program were in it just following the toolkit that you need to appreciate this program or send your compliment for this program. So We got over 50,000 SMSs. बिल्कुल सर. और आपको याद होगा हम लोगों ने 3-4 लोगों को फोन किया सामने से, हम कहा यार हमारा चैनल यहाँ भी दिख रहा है, इसका मतलब कोयम्बटूर में, हैदराबाद में का, तो वहां से लगा नहीं भाई नहीं, हमें दिखा नहीं, हमें बोला गया कि ये SMS भेजना है. So I said wow. So they are just blindly following the toolkit that is given to them that you need to do this. You need to act in this particular way. And Pradeep ji, look at the swiftness with which the whole thing happens. Exactly. Look at the speed. एकदम फौरन everybody is ready. खट एकदम मैसेजेस भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन भी हो जाती है, पोस्टर भी प्रिंट हो जाते हैं, बैनर भी प्रिंट हो जाते हैं और लोग भी बाहर आ जाते हैं. So this particular group all over the world had probably information that this is going to happen. Yes. And immediately after Hamas enters and still inflicts its terror strike, and then immediately after that, to stop the retaliation or to see that retaliation is not the worst kind, you have these toolkits operating all over the world. All over the world. All And the supporting world. Hamas, supporting people Yes, who have actually cut off the heads of little children. Exactly. 2-year-old and 3-year-olds being beheaded. Some These people, guys call them freedom fighters. and some people call it in disguise that we are supporting Palestine. Yes. But but they don't denounce Hamas. They don't But I'm denounce very Hamas. glad they've denounced Hamas today. Congress has The denounced Congress, Hamas. yes, Congress as a party has Yes. denounced it because they had to make the thing very clear because, it was, Yes. as you said, it was clearly coming that Congress is supporting a terror institution. Terror organization. Yes, yes. So, ये जो है, if you ask any Palestine loving lover, he will not talk about the terror attacks on Israel. But hold a minute. Day before yesterday, when the attacks took place, I think some channel interviewed Shashi Tharoor. And Shashi Tharoor said, Hamas cannot be called a terrorist organization. That's what Shashi Tharoor said. Has he lost it? He actually said it. After videos released by Hamas itself of their terrorists killing little children, infants, raping women, killing them after raping them, and then raping their dead bodies, And killing old people, Mr. Shashi Tharoor says, Hamas is not a terrorist organization. crowd spitting on bodies. Yes. Crowd spitting on bodies, people who are hurt, unconscious. उन पे थूकना, उनके अलग-अलग, cursing them. Now, and probably they were not Israelis also. They were foreign nationals. Yes, that German girl, for example. German girl. And look at the way this entire crowd paratroopers come and gun 200 people of students who are got together. 260 people at a And how- music concert. And how can anybody think of supporting these people? How can You anyone- slaughter small infants' neck. You Gee. slaughter them. And you got people supporting them. Awful, disgusting. Anybody who supports any of these people, you're not even human. You are not even human. आप इंसान भी नहीं. अगर आप उनका समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने छोटे छोटे 2-2, 3-3 साल के बच्चों की गर्दन ज़बा करी है, बच्चियों का बलात्कार किया है, आप इंसान नहीं हैं साहब. This is terrible, absolutely terrible. I mean, you can have your. But my point is right now. For example, right now, I mean, this whataboutery has to cease. आज की तारीख में हमस ने हमला किया, आतंकवादी हमला किया, जिसमें ये सब हुआ, जिसका वर्णन अभी हम लोगों ने किया. उसके अंदर आप फिलिस्तीन का सवाल आज क्यों ला रहे हैं? मेरा ये कहना है मतलब क्या है? You support Palestine, fine. So you have to condemn Hamas and leave it at that. We condemn this terrorist attack. Matter is over. But we support Palestine. Why do you have to say connecting that? all those things together. So why do you have to say that? I still don't understand. In effect, you are justifying the Hamas attack. What for? Well, makes one's blood boil. In the It is like somebody I coming hope along. in the coming days, especially on Friday, you don't Which is see tomorrow, a kind which is day of, after tomorrow. a kind of atmosphere in India. Yes, where which used to be people there are earlier. coming out and supporting the act of Hamas.
and they will not come in disguise that we support Palestine. I hope, If they denounce, I hope the government is conscious of that. कि मस्जिद से इस किस्म का मैसेज नहीं आना चाहिए था। अगर आ गया तो यहाँ पर बहुत गड़बड़ हो सकती है, याद रख लीजिए। I hope it doesn't happen. I hope people are sensible and don't even talk about this. I hope it happens. That everybody gets a lot of sense. और मैं सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, जहाँ तक फिलिस्तीन का सवाल है, जहाँ तक ये हमस का सवाल है, वो तुम्हारी बुआ का घर है, वो तुम हिंदुस्तानी हो ना, इंडियन हो ना। यहाँ पर अगर कुछ हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मणिपुर में हुआ है, उसके ऊपर आप प्रोटेस्ट करें, वी आर टोटली विद यू, एब्सोल्युटली। लेकिन व्हाट हैपेंस इन पैलेस्टाइन, व्हाट डू यू हैव टू डू अबाउट इट? हाउ डज इट कंसर्न यू? I still don't understand. Don't we have enough issues of our own? ये भारत देश है भाई, अगर आप भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो आपको क्या लेना देना कि उधर क्या हो रहा है? This is like, I don't know what to say. I really don't know what to say. Anyway, I hope peace prevails, and as Pradeep ji said, I hope nothing idiotic happens this coming Friday. Let's hope. Right, we do have a few comments. In the meantime, if you like this channel, please do subscribe to it. आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको पसंद आया हो जो कुछ भी आपने देखा हो, एंड डू रिस्पॉन्ड, डू प्लीज सेंड योर कमेंट्स. लेट्स टेक अ लुक एट सम ऑफ द कमेंट्स व्हिच हैव कम इन. कैन वी हैव देम ऑन प्लीज? राहुल गांधी वेरी क्लियर ऑन पैलेस्टाइन. माशाल्लाह, सलामत रहो. Gayasuddin 9604. गयासुद्दीन 9604 on निजामुद्दीन रईन साहब. सदाकत न्यूज़ नेटवर्क, वेरी नाइस न्यूज़ कवरेज, ऐसा इन्होंने कहा है. अरे भाई 2-3 और भी तो कमेंट्स थे, इसी में थे, वो क्यों नहीं लगाया आप लोगों ने? देयर वर अबाउट 4 or 5 comments in this same show of Nizam Saab. I don't know why they have not put it on. Anyway, maybe our chaps want to censor us. But anyway, They've all left it for tomorrow. all right, so do keep sending in your comments. आप अपने response भेजें. Both Pradeep ji and I will try and read out as many as possible. But that's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप देखते रहे नेशन नाउ. We'll of course be back with you tomorrow. तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram.